क्लियर एकदम। इससे पहले कभी भूगोल पढ़े हो? पढ़े हैं लेकिन गोल है। आप पढ़े हैं भूगोल? अभी पिछले कुछ दिनों में मैं ये देख रहा हूं कि सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट से सवाल पूछे जा रहा है। जैसे इन्होंने इस बार पल्सर पूछ दिया था बीपीएससी में, है ना सर? पल्सर पूछा था ना उन्होंने। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में सुनते हैं, न्यूट्रॉन स्टार, पल्सर, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, तो ना अपना क्योंकि ज्यादातर लोग रटते हैं, समझ में तो आता नहीं है, तो उस चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। जैसे इतिहास को आप लोग रट लेते हैं, इतिहास रटने वाली चीज है ही नहीं। क्यों? उस चक्कर में क्या होता है, आपका सब गड़बड़ हो जाता है और वो ज्यादा दिन आप रिटेन नहीं कर सकते। तो इसीलिए पल्सर सामने आएगा तो तुम्हें लगेगा कि क्या पूछ दिया इन्होंने। हम ना समझेंगे। अच्छा, एक दिक्कत है, क्योंकि बड़ा लंबा रिश्ता रहा है भूगोल के साथ हमारा, ऑप्शनल वगैरह था मेरा, बहुत पढ़ाई भी काफी ऊपर की लेवल की रही है ज्योग्राफी में। तो दिक्कत होता है कि जब हम पढ़ाते हैं तो थोड़ा टेक्निकल कर देते हैं। तो जब बहुत टेक्निकल होने लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा सर कि इसे एनालिटिकली समझा दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादातर चीजों को एनालिटिकली समझा दूं, लेकिन अगर कभी लगे कि ज्यादा टेक्निकल हो रहा है, तुरंत बोलिए कि सर तो टेक्निकल हो रहा है, थोड़ा बताइए इसको दूसरे तरीके से समझाइए, तो मैं उसी वक्त समझा दूंगा। आप बात समझा कि नहीं? अच्छा, जब तक नहीं बोलोगे तब तक मैं यही प्रिज्यूम करके चलूंगा कि भाई तुम्हें समझ में आ रहा है। समझे बात हो कि नहीं? तो मुझे पहले ही बता देना भाई कि सर टेक्निकल है या नहीं है, थोड़ा सा सिंपल शब्द में बताइए तो मैं उतने सिंपल शब्द में जाऊंगा। समझे? तो आपको बोलना जरूरी होगा उस वक्त। मैं पहले ही बता रहा हूं क्योंकि मैं बहुत जगह पढ़ाया भी हूं ज्योग्राफी, तो टेक्निकलिटी को लेकर थोड़ा सा है। अब जैसे कुछ लोग बोल देते हैं सीधे कि बढ़ रहा है, घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, मैं ना उससे टेक्निकली समझाने की कोशिश करता हूँ थ्रू फॉर्मूला। तो ये दिक्कत आपको हो सकता है कि ये फॉर्मूला समझ में ना आए, तो मैं उसे एनालिटिकली भी समझा सकता हूं अगर आप बोलेंगे तो। नहीं तो मैं प्रिज्यूम कर लूंगा कि आपको समझ में आता है। समझ में आ गया कि नहीं? वैसे हमारे भूगोल के शिक्षक उज्जवल सर हैं, क्योंकि अभी अनुपस्थित हैं, तो उसी के उनके अनुपस्थिति में मैं पढ़ा रहा हूं आपको। होगा तो मैं भी कंटिन्यू कर दूंगा अगर आपको समझ में आता है तो, नहीं तो सर हैं, अब देखते हैं अभी, है ना। फिलहाल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या चल रहा है। ठीक है, भूगोल, ज्योग्राफी, राइट, वो हमारा टॉपिक है। ठीक, ओके। देखिए, ऐसे तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर कम से कम ऑप्शनल लेवल पे 4-5 क्लास का होता है, लेकिन हमें उतना जाना नहीं है, इतना घुसना भी नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि जितने जल्दी से जल्दी हम ब्रह्मांड की रचना पे आ जाएं, उतना हमारे लिए बढ़िया है। ठीक, तो सबसे पहली बात कि किताब कौन सी पढ़ी जाए, भूगोल की किताब कौन सी पढ़ी जाए? तो 11वीं और 12वीं की नई एनसीईआरटी की किताब है। ध्यान सुनिएगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 6ठी क्लास से पढ़ें, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप 11वीं और 12वीं की नई एनसीईआरटी ले लें। अच्छा, उसमें भी 11वीं की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें 2 पार्ट में बटा हुआ है 11वीं की एनसीईआरटी। पहला पार्ट कौन सा है? जो आपको भौतिक भूगोल के बारे में बताता है, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बताता है। और जो दूसरा पार्ट है वो बेसिकली रीजनल अप्रोच है, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बताता है। समझा बात को? तो ये 2 पार्ट आपका आता है। जो 12th की एनसीईआरटी है वो ह्यूमन ज्योग्राफी को पार्ट को कवर करता है। पहला पार्ट 11th की एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल, और जो 12th की एनसीईआरटी है वो बेसिकली मानवीय भूगोल के बारे में बताता है। बात समझा? अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है भौतिक भूगोल क्या है, मानवीय भूगोल क्या है, मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल के लिए आप क्या जान रहे हैं कि 11th की एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, इसके बिना तो काम ही नहीं हो सकता। बात समझा बालक, बालिकाएं? क्लियर है ये चीज? कुछ कहना चाहते हैं आप?
कुछ बोलिए बोलिए बोलिए, बेहिचक बोला कीजिए मेरी क्लास पे, कभी मैंने रोका क्या आपको? बोलिए। अभी बन जाएगा अंडरस्टैंडिंग, अभी बनेगा अंडरस्टैंडिंग, देखिएगा आप खुद ही कह दोगे सर बन गया, समझ में आ गया मेरे को। एक तो चीज ये था। दूसरी चीज क्या है कि एनसीईआरटी के अलावा अगर किसी को ज्यादा उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने का मन हो तो एक और पुस्तक है जो चाइनीज बुक है, जिसका नाम है गोची लियोंग, जीसी लियोंग। प्रॉब्लम है कि हिंदी में अवेलेबल नहीं है। हिंदी में अवेलेबल है क्या गोची लियोंग? इंग्लिश में अवेलेबल है। तो मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूं कि ज्यादातर लोग इसमें हिंदी मीडियम है, तो आपके लिए जीसी लियोंग नहीं है, आपके लिए नई एनसीईआरटी काफी है। समझ में आ गया? अच्छा, इंडियन ज्योग्राफी के लिए एक किताब आती है खुल्लर की, ज्योग्राफी ऑप्शनल वाली नहीं, वो तो भाई साहब 1000 पेज की है। एक खुल्लर की जीएस के लेवल की बुक आती है, पेपर 1 पेपर 2 ऐसे इंडियन ज्योग्राफी का, वो भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर फिजिकल ज्योग्राफी में और भी एडवांस लेवल पे किसी को जाने का मन हो, कि समझ में आ रहा है, दिल नहीं भर रहा उसका इतने से, तो वो सविंदर सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी की किताब ले सकता है। फिजिकल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी नहीं, फिजिकल भौतिक विज्ञान, भौतिक भूगोल की फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह की आदि, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे वो, उसकी किताब ले सकते हैं आप। उसने भी काफी अच्छा समझाया है, पर वो ज्यादातर ऑप्शनल के स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन केवल उससे पढ़ने से भी ऑप्शनल में काम नहीं चलता, उसमें इंडिविजुअल बुक पढ़ना होता सविंदर सिंह का। तो आपको किस लेवल पे जाना है ये आपको बताऊं, मेरे हिसाब से एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। क्या समझे बाबू? क्या समझी मैम आप? मेरे हिसाब से क्या सफिशिएंट है मैम? एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। समझ में आ गया? बहुत बताया एनसीईआरटी ने। अदर सब्सिडरी बुक पढ़ने के लिए जरूरत भी नहीं पड़ेगा, एनसीईआरटी काफी, अगर आपने ठीक से पढ़ लिया है तो। क्लियर है? एकदम बढ़िया, समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा था मैं। सर आप आगे आए, किसी आगे जगह पर आए, पीछे वाले बच्चे आगे ही आ जाए ना यार, इस किनारे आ जाइए ना, आप भी उस किनारे चले जाइए सर, वहां तो पिलर है तो नहीं बोल सकते, तो यहां तो बोल सकते हैं। हाँ आइए ना सर, ठीक है। बात समझ गया? किताब कौन सी पढ़नी है? हैं? एकदम क्लियर है? ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, छोटा सा इंट्रोडक्शन और मामले पे सीधे आने का है। और अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने इंडियन फिलॉसफी पढ़ रखा है, तो फिलोसफिकली दार्शनिक तौर पे सृष्टि के रचना के बारे में हम पहले जान चुके हैं, सांख्य के हिसाब से जान चुके हैं, जैनों के हिसाब से जान चुके हैं, तो अपना टेंशन वो नहीं है कि वो क्या सोच रहे हैं। सांख्य के तौर पे हमने बताया था ना, प्रकृति और पुरुष होता है। जैनियों ने बोला कि किसी ने बनाया नहीं है इसको, ये इंडेस्ट्रक्टिबल है, समझे? तो अपने को टेंशन नहीं है इस बात पे। चलिए, तो भूगोल के दो भाग होते हैं। छोटा सा इंट्रो दूंगा और भागूंगा मैं आगे, ठीक है। मतलब भर की रचना अपने को पढ़नी है, अपने को ये टाइप वाइप नहीं लिखना है ना। फटाफट देख लेते हैं सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है हमारा। तो भूगोल शब्द जो है वो बना कैसे है भाई? भूगोल जो है या ज्योग्राफी जो है वो शब्द बना है जियो और प्लस ग्राफी। बात समझा? बात समझा? जियो प्लस ग्राफी से शब्द बना है ये। जियो का मतलब होता है, जियो का मतलब एनीथिंग विच इज कनेक्टेड विद द अर्थ, पृथ्वी से जुड़ी हुई जो भी चीज होगी वो जियो शब्द से जुड़ता है। और ग्राफी मतलब होता है फिगर, आकलन। तो पृथ्वी से जुड़ी हुई चीजों का आकलन या उसका अध्ययन, ये ज्योग्राफी है। एनीथिंग विच इज नॉट कनेक्टेड टू अर्थ इज नॉट द पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी। क्लियर है? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो, सौर मंडल पढ़ाते हो आप, सृष्टि की रचना बताते हो, ये तो अर्थ से रिलेटेड है नहीं। अरे भाई अर्थ उसी का हिस्सा है तो पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं आपके बारे में पढ़ना चाहता हूं तो आपके फैमिली के बारे में पढ़ूंगा कि नहीं, आपके कुल के बारे में पढ़ूंगा कि नहीं, कहां से आप आए हो, क्या करने आए हो। तो कॉस्मोलॉजी जो है, समझ मारा, खगोलीय विज्ञान जो है वो बेसिकली किसका भाग है? वो भी ज्योग्राफी का ही भाग है। बात समझा?
समझा? अब भूगोल के दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है भौतिक भूगोल, दूसरा क्या हो जाता है, मानवीय भूगोल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा क्या हो जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी। देखिए, मैं किसी भी ज्योग्राफर भौगोलिकविद का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। मैं बिल्कुल बेसिक चीजें समझा दे रहा हूं आपको ताकि आपके लिए आसान हो जाए, समझे? जब भूगोल की रचना हुई थी, जब भूगोल के बारे में हुआ था, तो ये हुआ कि केवल हमें भौतिक भूगोल पढ़ना चाहिए। नहीं समझा? लोगों ने कहा कि भाई भूगोल जो है ना वो अर्थ से जुड़ी हुई चीजें हैं और अर्थ के बारे में ही पढ़ें, पृथ्वी के बारे में ही पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? मानव के बारे में नहीं पढ़ना है, क्यों? हालांकि मानव जो है वो पृथ्वी का भाग है, तो मानव के बारे में पढ़ने से मना किया गया। क्यों करने से मना किया गया? मानव जो है ना सर, ह्यूमन, वो बहुत वेरिएबल नेचर का होता है। आपके लिए चाउमीन पसंद है, इनको जो है चावल पसंद है, इनको रोटी पसंद है। अब मैं कैसे बताऊं कि इंसान को क्या पसंद है? नहीं समझी मैम? तो चूंकि मानव का जो नेचर है, प्रकृति है, प्रकृति जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा जो है बदलता रहता है। इसीलिए कहा गया है छोड़ो यार ये ह्यूमन के बारे में क्या पढ़ना, केवल पृथ्वी के बारे में, उनकी आकृतियों के बारे में पढ़िए, जलवायु के बारे में पढ़िए, समुद्र के बारे में पढ़िए, पर्यावरण के बारे में पढ़िए। यही भूगोल का सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। बात समझा कि नहीं? तो जब हम पृथ्वी के भू आकृतियों के बारे में पढ़ने लग जाते हैं, जब पृथ्वी के ऊपर जलवायु के बारे में पढ़ने लग जाते हैं, जब पृथ्वी के समुद्रों के बारे में पढ़ने लग जाते हैं, पर्यावरण के बारे में पढ़ने लग जाते हैं, जैव विज्ञान के बारे में पढ़ने लग जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये भौतिक भूगोल है। नहीं समझा? उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ रहा है। आपके फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्या कहेंगे भाई आपका लंबाई क्या है, वेट कितना है, ओबीज है कि नहीं, बीएमआई क्या है, यही फिजिकल है ना? फिजिकल यही होता है ना? तो पृथ्वी के ऊपर कैसा, गोल है, चपटा है, जलवायु कैसी है, समुद्र कैसा है, ये सब क्या हो जाएगा, भौतिक भूगोल का भाग हो जाएगा। तो कुछ भौगोलिकों ने ये कहा कि भाई ऐसा कैसे बोल रहे हो तुम, कांत उनमें सबसे ऊपर थे। कांत भाई साहब ने कहा क्या बात कर रहे हो तुम, मैन इज एन एक्टिव एजेंट ऑफ चेंज ऑन अर्थ सरफेस। कांत ने कहा कि भाई ऐसा है, मनुष्य जो है वो इस पृथ्वी के ऊपर बदलाव लाने का प्रमुख कारक है। कांत ने अपनी बात को जस्टिफाई किया। कांत ने कहा भाई एक बात बताइए, पहाड़ बनता है तो मानवीय गतिविधियों के कारण पहाड़ की आकृति में बदलाव नहीं आता है? पहाड़ों के ऊपर पेड़ काट दो, अगर पेड़ होता तो उसका अपर्दन अलग गति से होता, और पेड़ नहीं है तो उसका अपर्दन अलग गति से हो रहा है। नहीं समझा? क्या मानव ने जलवायु को बदला नहीं है? क्या मानव ने सागर की जो लेवल होता है, स्तर होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं लाया है? क्या मानव ने पर्यावरण में कोई बदलाव नहीं लाया है? तो तुम मानव को भूगोल से अलग कैसे कर दे रहे हो? गलत है ये। नहीं समझा? है गलत है ये, गलत कर रहे हैं आप। तो फिर बोला गया कि हम ह्यूमन ज्योग्राफी लाएंगे, मानवीय भूगोल लाएंगे, और हम देखेंगे कि मानव किस तरीके से पृथ्वी की सतह पर, भूपर पट्टी पर, जलवायु में, समुद्रों में, पर्यावरण में किस प्रकार बदलाव लाता है, उसको अध्ययन करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा मानव इस पृथ्वी पर रहकर किस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है,
और उसका क्या उत्पाद हो रहा है, क्या प्रोडक्ट निकला, वो भी पढ़ेंगे। मैडम, पृथ्वी को रत्न गर्भा भी बोलते हैं। पृथ्वी की पर्यायवाची अगर आप देखें तो उसे रत्न गर्भा भी कहा जाता है। पृथ्वी में अगर खुदाई करेंगे तो आपको कोयला मिलेगा, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अब मानव ही खुदाई करके कोयला निकालकर उसको जला के ईटा की भट्टी बना रहा है। तो पृथ्वी के साथ मानव का संलयन और उसके उपरांत जिन गतिविधियों का जन्म हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू, जो अर्थ सरफेस पर कोई भी मिनरल अवेलेबल है उसको वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू क्या प्रोडक्ट बना रहा है, उसको नहीं पढ़ेंगे आप। क्या वो पृथ्वी पे नहीं हो रहा है? क्या थर्मल पावर प्लांट पृथ्वी पर नहीं है? क्या ब्रिक किल्न पृथ्वी पे नहीं है? क्या स्टील प्लांट पृथ्वी पे नहीं है? लौह अयस्क से लोहा बनाने की गतिविधि किसने शुरू किया? ताम्र पाषाण काल में तांब जो अयस्क के फॉर्म में था, उससे तांबा बनाने की गतिविधि किसने शुरू किया? और तांबा से जस्ता किसने बनाया? तांबा से कांस्य किसने बनाया? मनुष्य ने। तो इन सभी एक्टिविटीज ने क्या किया? हम लोग जो वैदिक काल में पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग? कि भैया लोहा मिला तो कटाई शुरू हुई, पृथ्वी की सतह पर बदलाव आया कि नहीं, अपर्दन की क्रिया बढ़ी कि नहीं। तो मानव को कैसे आप अलग कर देंगे? बहुत ज्यादा पार्ट है ज्योग्राफी का। बात समझा कि नहीं? तो कहा गया कि नहीं, भौतिक भूगोल बहुत महत्वपूर्ण है, मानवीय भूगोल उतना ही महत्वपूर्ण है। और हम तो मानव है, हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कहा गया कि भौतिक भूगोल का काम ही यही होना चाहिए कि मानव भूगोल के लिए इनपुट प्रोवाइड करे। नहीं समझा? और मानवीय गतिविधियों के कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, जो भौतिक परिवर्तन दिखाई दे रहा है पृथ्वी की सतह पर, उसका भी अध्ययन करना। नहीं समझे? तब तो भूगोल बनेगा, तब तो पूरा अध्ययन होगा पृथ्वी का। नहीं समझी बात? इसीलिए दोनों के दोनों क्या बनाए गए? सब्जेक्ट मैटर बना दिया गया कि हाँ, ये दो भाग अध्ययन के भाग होंगे। बात समझा कि नहीं समझा? अब ज्योग्राफी में एक दिक्कत आना शुरू हो गया। मैं 10-15 मिनट और लूंगा, सीधे ब्रह्मांड पे आऊंगा। मेरे को ज्यादा बकैती पसंद नहीं ज्योग्राफी में। ज्यादा बकैती करूंगा 3-4 दिन लग जाएगा। फिर यह हुआ कि इस तरीके से तो भूगोल का अपना कुछ है ही नहीं, भूगोल तो भिखारी है। भ्रू आकृति विज्ञान भूगोल, भौतिक भूगोल का एक भाग है, जिसको हम लोग इंग्लिश में जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। कहा ये तो जियोलॉजी से उधार लिया हुआ है। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट जलवायु के बारे में अध्ययन है, कह रहे ये तो क्लाइमेट साइंस से लिया गया है। ओशियानोग्राफी, जिसको समुद्री विज्ञान कहते हैं, ये तो कह रहे हैं नॉटिकल साइंस से उधार लिया गया है। इन्वायरमेंट ज्योग्राफी जो है वो बायोलॉजी से लिया गया है। बायोलॉजिकल ज्योग्राफी बायोलॉजी से लिया, ये तो भिखारी सब्जेक्ट है, इसका अपना तो कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है। नहीं समझी बात? नहीं समझे? अरे जब भौतिक भूगोल ही उधार लिया हुआ है तो मानवीय भूगोल का क्या कहना? क्योंकि मानवीय भूगोल का तो आधार ही भौतिक भूगोल है। नहीं समझा? तो 1940-50 के दशक में जितने भी यूनिवर्सिटीज थे, उनसे भूगोल के अध्ययन को हटा दिया गया। कहा कि जब भूगोल में यही सब पढ़ना है तो उसके रूट साइंस को पढ़ा जाए। नहीं, अरे भाई, हमको अगर जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना है तो जियोलॉजी काहे ना पढ़ लें? अगर समुद्री विज्ञान पढ़ना है तो नॉटिकल साइंस क्यों ना पढ़ लें? काहे को ये जरा जरा सा पैच वर्क काम कर रहे हो? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि इट्स अ पैच वर्क। यहां से लिया, आयरलैंड से लिया, अमेरिका से लिया, यहां से लिया। कह रहा भाई, जब तुम यही भिकमंगईगिरी काम कर रहे हो तो तुम्हारा सब्जेक्ट पाने का क्या मतलब?
तो भूगोल के जो शास्त्री हुआ करते थे उनको बुरा लगा गया, हमारी यूनिवर्सिटी से एक परीक्षा हटा दिया गया। तो इन्होंने ना साइंस बनाने की कोशिश किया है, ताकि अगर हम साइंस डाल देंगे ना तो ज्यादा साइंटिफिक लगेंगे। तो उस प्रकार से साइंटिफिक रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है ज्योग्राफी में, लॉज आनी शुरू हो जाते हैं ज्योग्राफी में। वो एक अलग पढ़ाई है जिसे हम लोग ऑप्शनल में पढ़ते हैं। समझे बातों की नहीं? तो ज्योग्राफी एज अ बैगर सब्जेक्ट से ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट कैसे बना, इसकी कहानी मैंने आपको बता दिया। जब किसी को बहुत अच्छा दिखना होता है तो वो उसे साइंटिफिक बनाने लग जाता है। अगर किसी को अपना रिलीजन अच्छा दिखाना है तो क्या करता है वो, हमारा रिलीजन सबसे साइंटिफिक है। ये दिक्कत है, फेथ साइंस से परे है। या तो साइंस बोलो या फेथ बोलो, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। बात समझा? बात समझा? मैं अभी आपको अंतर्द्वंद बता रहा हूं सब्जेक्ट के अंदर। एक और कंफ्लिक्ट क्रिएट हुआ कि ज्योग्राफी को फिर पढ़ा कैसे जाए, तो बोला साइंटिफिक कर दीजिए, तो पढ़ने लगेंगे, तो सब्जेक्ट आगे वापस यूनिवर्सिटीज में फिजिक्स के लॉज, केमिस्ट्री के लॉज लाए गए सब्जेक्ट के अंदर। अब इसमें एक और कंफ्लिक्ट ये शुरू हुआ कि जो भी हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, क्या नियम बनाना जरूरी है, या केवल ज्योग्राफी की चीजों को केवल अध्ययन कर ले तो काम चल जाएगा? नहीं समझा बात? हम बताते हैं। मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि मैंने 4 जगह ये देखा है कि जो इस जगह पर जहां मैं बैठा हुआ हूं वहां पर सब्जी की खेती होती है, और जैसे जैसे इस पोडियम से मैं दूर जा रहा हूं, देखो इधर मैंने कहा, ध्यान सुनना, मैंने कहा कि ये मार्केट है, बाजार है, बाजार के आसपास ही जो है सब्जी की खेती होनी चाहिए। मैंने 4 जगह देखा है, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं सब्जी की खेती बंद हो रहा, अनाज की खेती शुरू हो रहा है। 4 जगह मैंने ऑब्जर्व किया, और मैंने 5वें जगह पर यह लॉ बना दिया कि देखो भाई, बाजार के पास तो हमेशा सड़ने गलने वाली चीज ही बनती है, ताकि बाजार में तुरंत बेचा जा सके। और जैसे जैसे हम अनाज दूर जाते हैं बाजार से, तो क्या होता है, अनाज जो है, अनाज की खेती शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सड़ते गलते जल्दी नहीं है। 4 जगह देखकर मैंने ये लॉ बना दिया। ज्योग्राफर ने कहा कि क्या ये लॉ बनाना जरूरी था? मैंने कई जगह ऐसा भी देखा है कि बाजार से बहुत दूर सब्जी की खेती होता है। नहीं समझा? तो क्या हर बात पे लॉ बनाया जाए? इसको कहते हैं जनरल ज्योग्राफी, हर बात पे लॉ बना देना। नहीं समझा? चीजों को जनरलाइज कर देना। और दूसरा होता है कि नहीं, जो जैसे है वैसे ही पढ़ो। इंडिया में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, कोई जरूरी नहीं है लॉ बनाया जाए। इसको कहते हैं रीजनल ज्योग्राफी। बात समझा? सामान्य भूगोल और क्षेत्रीय भूगोल। जब मैं ये बोल रहा हूं कि 11th क्लास की 2 किताबें हैं, एक फिजिकल ज्योग्राफी की किताब है और दूसरी इंडियन ज्योग्राफी की है, तो जो फिजिकल ज्योग्राफी वाली किताब है वो सामान्य भूगोल है, और जो इंडियन ज्योग्राफी की किताब है वो क्षेत्रीय भूगोल है। समझा सब्जेक्ट कैसे फुटा है? बात समझी मैम? ऐसे बहुत डिबेट है ज्योग्राफी में। जब हम लोग साइंस में जाते हैं, जब हम लोग ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल जाते हैं, तो ये जो तर्क वितर्क चलता है इसके बारे में बहुत लंबा अध्ययन करते हैं। अभी आपको इतनी जरूरत नहीं है। मतलब का आप समझ चुके हो कि 2 भाग हैं। एक भाग क्या है, एक भाग फिजिकल ज्योग्राफी का है, और एक भाग फिजिकल ज्योग्राफी का, एक भाग मानवीय भूगोल है। इसके भी 2 भाग हो जाएंगे, सामान्य भूगोल और दूसरा क्षेत्रीय भूगोल। इसका भी सिमिलरली 2 पार्ट हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, सामान्य भूगोल, और दूसरा क्षेत्रीय भूगोल। बात समझा? सब्जेक्ट बस इतना ही है। बात समझा? भूगोल समझे? नहीं समझा? मैम समझ में आ रहा है? बोर हो गए? इतनी जल्दी कैसे हो गया?
ऐसे समझने लायक नहीं है। अच्छा नॉर्मल है, थोड़ी देर बाद एबनॉर्मल होने लगेगा। ये पहले बताओ ना, समझे कि नहीं? एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ये चीज, तो सब्जेक्ट मैटर अपना क्लियर हो गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम यार अपने टॉपिक पे आते हैं। समझा बात दो कि नहीं? ज्यादा मैं इधर उधर जाऊंगा नहीं, आदत नहीं मेरी। ये पहला चैप्टर यही है आपका एनसीईआरटी, एरियल डिफरेंशिएशन, क्षेत्रीय भूगोल। एरियल डिफरेंशिएशन उसी को कहते हैं। अब हम आते हैं ब्रह्मांड की संरचना। ओरिजिन है, उदय रख लो, रचना बोल दो। ओरिजिन और स्ट्रक्चर दोनों पढ़ेंगे है ना, ओरिजिन स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स। आ जाओ भाई सुन लो। देखो हमको इसके पढ़ाने से पहले 3-4 चीजें बतानी पड़ेंगी, क्योंकि फिर आपके हवा नहीं होगा। 2-3 चीज तो आप मान के रख लें कि ये है, ठीक? इस पर कोई सवाल और जवाब नहीं होना चाहिए। किसी एक मीडियम में सबसे ज्यादा तेज चलने वाली वस्तु जो है वो है, क्या है? प्रकाश। बात समझे? किसी एक मीडियम में, किसी पर्टिकुलर मीडियम में प्रकाश से ज्यादा तेज कोई चीज चल ही नहीं सकता है। इसको तो आपको मानना पड़ेगा। समझे बात हो कि नहीं? अगर कोई चीज ये कहा जा रहा है कि प्रकाश से ज्यादा तेज चल रहा है, तो वो हो ही नहीं सकता। वो यूनिवर्स ही जो है वो यूनिवर्सल लॉ के अगेंस्ट है। बात समझा? इसको मानना पड़ेगा आपको। इस पर कोई इफ एंड बट होना ही नहीं चाहिए। जितने भी फिजिसिस्ट हैं और जितने भी ज्योग्राफर हैं, वो इस बात को मानते हैं कि प्रकाश सबसे ज्यादा तेज चलने वाली वस्तु है। बात समझा? ये ध्यान रखना। पहले मैं 2-3 चीजें बता दूं, इसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि फिर उसके बिना कुछ समझ में नहीं आना। बात समझा? क्या मैंने बोला? तब एक मीडियम में, क्योंकि 2 मीडियम में हो सकता है कि दूसरा प्रकाश तेज चल जाए। जैसे निर्वात में, वैक्यूम में प्रकाश सबसे तेज चलता है, लेकिन हवा में भी प्रकाश तेज चलेगा। लेकिन अगर हम निर्वात के कंपैरिजन में हवा की बात करेंगे तो प्रकाश की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। बात समझे? क्योंकि प्रकाश का जो है वो डुअल नेचर होता है, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। इस वजह से ऐसा है। तो पहला मैंने क्या बताया कि प्रकाश से ज्यादा तेज चलने वाली वस्तु नहीं है। इसका स्पीड क्या है? 3 लाख मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ, किलोमीटर पर सेकेंड है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो है प्रकाश का एवरेज स्पीड माना जाता है। थोड़ा कम होता है, निर्वात की स्पीड है ये। बात समझा? अब देखो सुनो बात ध्यान से। दूसरा चीज कि जैसे आप हमेशा यूनिवर्स में पढ़ लेते हैं कि कोई चीज सिकुड़ गया, कोई चीज फैल गया, ये कैसे होता है? समझा बात हो कि नहीं? ये जानना जरूरी है, नहीं तभी सिंगुलैरिटी समझ में आएगा, सिंगुलैरिटी समझ में नहीं आएगा। और मैंने आपको ऑलरेडी जितनी भी फिलोसॉफिकल चीज थी सृष्टि की रचना से रिलेटेड, वो हिस्ट्री की क्लास में पढ़ा दिया है। जैन क्या बोलते हैं, सांख्य क्या बोलता है, योग क्या बोलता है, वैशेषिक क्या बोलता है, न्याय क्या बोलता है, मैं बता चुका हूं। मुझे अगर किसी भी बच्चे को वो क्लास नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, तब जाकर आपको बात है। तो पुरानी जितनी बातें मैं कर चुका हूं, अब मैं एकदम मॉडर्न लॉस पर आऊंगा। और अगर आपको सिंगुलैरिटी समझना है तो 2 चीजें समझनी होंगी आपको। समझ में आ गया? ये चीज समझ में आया? क्या समझ में आया? कि प्रकाश किसी एक माध्यम में सबसे तेज चलने वाली वस्तु है। समझ में आ गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये, और ये सबसे तेज चलता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कोई भी तारा, कोई भी तारा, तारा क्या होता है? तारा की अपनी रोशनी होती है, ये तारा है ना। कोई भी तारा, समझ में आ रहा? उसमें 2 तरह के बल लग रहे होते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं जानोगे कुछ नहीं होगा। कोई भी तारा, उसमें 2 तरह के बल लग रहे होते हैं। एक बल उसके केंद्र की तरफ लग रहा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल।
क्या बोलते हैं बाबू, क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। बल इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझा? है क्षण है, 9 ये होगा, बड़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण है ये। दूसरा जो बल आपको सेंटर पे लग रहा होता है वो होता है आपका, नहीं, दूसरा जो बल लग रहा होता है इस पर मैं बताऊंगा अब इसका कारण क्या है, पहले मान लो आप इसका कारण क्या है, वो मान लो आप, बाद में बताऊंगा इसका कारण क्या है। दूसरा होता है रेडियो सक्रिय बल। समझ में आया? या आप उसको बोल सकते हैं ऊर्जा, ऊर्जा, एनर्जी। बात को समझिए सर, जब तक ये नहीं समझेंगे कुछ समझ नहीं आना आपको। अगर किसी भी तारे को स्टेबल रहना है तो ये दो बल बैलेंस होना चाहिए। भाई पहले समझ लो तब लिख लेना। पहले मैं सर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। रेडियो सक्रियता जानते हैं क्या होता है? रेडियो सक्रियता कौन कौन जानता है, सही से बोलो। रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी कौन कौन जानता है? किसी को पता नहीं रेडियो एक्टिविटी? देखो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि जब दो लाइटर एलिमेंट अगर मिल गए, देखिए रेडियो सक्रियता दो तरह के होते हैं, एक होता है संलयन, एक होता है विघटन। मैं अभी आपको बता रहा हूं, पर डिटेल में बताऊंगा बाद में जाके, पहले अभी बात समझो। रेडियो सक्रियता दो तरह का होता है, एक होता है संलयन और दूसरा क्या होता है, विखंडन। क्या होता है, विखंडन या विघटन। मेरी बात को समझो, इसको कहते हैं फ्यूजन, इसको बोलते हैं फिजन। अभी के लिए बस इतना जानो कि जब दो लाइटर एलिमेंट अगर दोनों मिल जाएंगे, दोनों का न्यूक्लियस अगर मिल गया, समझा बातों की नहीं, तो एक बड़ा एलिमेंट बनता है। और इस दौरान दो एलिमेंट के मिलने पर जब कोई बड़ा एलिमेंट बनता है तो इस दौरान बहुत एनर्जी निकलता है। नहीं समझा? दो एलिमेंट जब मिल गया, अब इसका क्या कारण है ये भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहला समझने के लिए समझिए कि जब दो एलिमेंट आपस में मिल जाएगा तो एक बड़ा एलिमेंट बनेगा। वो एलिमेंट जब बनता है तो बहुत एनर्जी निकलती है। हाइड्रोजन बम आपने सुना होगा, ये फ्यूजन का एग्जांपल है। आर्टिफिशियल सन कौन बना रहा है, चाइना, इसका एग्जांपल है, फ्यूजन का एग्जांपल है। बात समझा? दूसरा होता है कि एक कोई बड़ा न्यूक्लियस अगर टूटेगा, जैसे मान लो यूरेनियम 235 है, वो बेरियम और क्रिप्टन में टूटता है, जब ये टूटेगा तो भी बहुत एनर्जी निकलती है। समझ में आ रहा है? ये दो एनर्जी को ही मैं रेडियो सक्रिय बल या ऊर्जा कह रहा हूं। बात समझा? ए बाबू, एक बड़ा चीज को तोड़ दोगे तो एनर्जी निकलेगा। हमेशा ये नहीं होता है, उन्हीं लोगों में होगा जो रेडियो सक्रिय तत्व होंगे, हर में नहीं होगा ये। बात समझा? बस इतना समझो कि जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई वाले, नाभिक वाले दो तत्व मिलेंगे, कोई बड़ा तत्व निकलेगा तो उसमें एनर्जी बनेगा। और यहां पर एक बड़ा तत्व जब टूटेगा तो भी एनर्जी निकलेगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल तो बता दिया हाइड्रोजन बम है, इसका एग्जाम्पल क्या है, परमाणु बम। और दूसरा एग्जाम्पल ये नाभिकीय, ये जो तुम देख रहे हो यहां पर, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं, चेन रिएक्शन सुनते हो ना, ये विघटन का उदाहरण है। बात समझा? बात समझा? बहुत एनर्जी निकलता है, तुम्हारे पृथ्वी के अंदर भी ये एनर्जी निकल रहा है। बात समझा? तुम्हारे पृथ्वी के अंदर जो गर्मी है वो किस वजह से है, वो इसी ऊर्जा की वजह से है। समझा बात हो कि नहीं? ये बात क्लियर हो गया? तो इसका मतलब होगा कि किसी के कोर में कोई भी तारा अगर लोगे
तो तारे के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा। क्यों लग रहा होगा भाई? कोई पृथ्वी के केंद्र पर बल लग रहा होता है कि नहीं? तुम क्यों पृथ्वी पर टिके हुए हो? आप पृथ्वी पर क्यों टिके हुए हैं? क्योंकि पृथ्वी के केंद्र जो है आपके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, इसी वजह से पृथ्वी चिपके हुए हैं आप। नहीं समझा? नहीं समझे? बात समझा? और अंदर में एक एनर्जी निकल रहा है जो एक्सप्लोड कर रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहा है। किसी तारे को अगर संतुलन में रहना है तो ये दोनों बल बराबर होने चाहिए। नहीं समझी? किसी भी तारे को अगर संतुलन में रहना है तो ये दोनों बल बराबर होना चाहिए। अब मैंने बताया कि ये जो रेडियो एक्टिव बल है वो फ्यूजन की वजह से, फ्यूजन की वजह से, फ्यूजन की वजह से है, संलयन की वजह से है। अगर सारा हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगा तो क्या होगा? सिंपल सिंपल बात करो यार, उतना बहुत टेक्निकल समझ में नहीं आता हमको। अगर सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, जितने भी छोटे तत्व मिलकर बड़े तत्व बना देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये रेडियो एक्टिव यानी कि रेडियो सक्रिय बल जो है वो क्या पड़ जाएगा? कमजोर पड़ जाएगा। जब ये कमजोर पड़ जाएगा तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा? हावी हो जाएगा। हावी होगा तो क्या करेगा? वो अंदर की तरफ दबाने की कोशिश करेगा, तो धीमे धीमे क्या होगा? बात समझा? अच्छा, मान लो कि रेडियो एक्टिव बल बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा? बढ़ा देगा। तो किसी तारे का अगर संतुलन में हमें देखना है तो क्या होगा? क्या करेंगे? दोनों बल बराबर हैं। अच्छा, कोई भी ऐसी ऊर्जा नहीं है जो अपक्षय ना हुई हो। मेरे स्टेटमेंट को सुनते जाओ ध्यान से। हर एक एनर्जी को एक दिन खत्म होना है, खत्म कोई एनर्जी नहीं होता है, वो दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर हो जाता है। तो इसके अंदर इतना भी हाइड्रोजन नहीं है कि वो एक कभी खत्म ही नहीं होगा, यानी कि हर तारे का एक समय है। बात समझी कि नहीं? बात समझा? अगर तारा का अंदर का फ्यूल खत्म होता चला गया तो क्या होगा? ये सिकुड़ता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा ना। समझे बात? इतना तक जानो बस, उससे ज्यादा जानो गड़बड़ा जाएगा। उसके बाद में जब तारा पड़ रहे होंगे तब। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? ये दो बातें, पहला प्रकाश सबसे तेज है और दूसरा तारे के अंदर दो बल लग रहा होता है। पहला बल गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है, दूसरा रेडियो एक्टिव फोर्स लग रहा होता है। दो चीज। एक तीसरी चीज तुम्हें और जानना है जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक, तीसरी चीज होता है आपको पलायन गति। सुना है किसी ने? इसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। अगर बहुत टेक्निकल हो रहा हो तो बता देना यार, मजा नहीं आ रहा है? क्यों? अब यार एंटरटेनमेंट के लिए नाटक तो नाच तो सकते नहीं। क्या बताइए ना, क्या नहीं समझ में आ रहा? समझ में आएगा तो बताइएगा ना। अभी आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैं कुछ ना फाउंडेशन बना रहा हूं आपको। ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा तो बताओ ना, क्या समझ में नहीं आ रहा? बोलो। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ। मजा आना समझ में ना आना दो अलग अलग बातें हैं ना। बोलो। बोलोगे तब समझ में आएगा, नहीं तो फिर हम छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, एक कंटिन्यू तो कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए तो सही क्या समझ में नहीं आ रहा है। तुम सुनो ना पहले, इसके कारण है। एबीसीडी जब पढ़ रहे हो तो किसी को मजा नहीं आ रहा होता है, जब स्टेटमेंट बनता है तो समझ में आता है। पहले जो बोल रहा हूं उसको सुनो, समझे, और उसको समझो। थोड़ी देर बाद सब समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूं ये सब। बात समझा? थोड़ी देर बाद, बस 15 मिनट बाद समझ में आ जाएगा मैं क्यों पढ़ा रहा हूं। पहला चीज क्या बताया? प्रकाश सबसे तेज है। दूसरा चीज क्या बताया? दो फोर्स लगता है। और कोई भी तारा कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, एक्सपैंड कैसे होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट है स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? क्या?
अगर मैंने कोई चीज यहां से फेंका तो वापस आएगा, ऐसे उठाया तो फिर गिने वापस आ गया। एक स्पीड ऐसी होती है जिससे अगर मैंने किसी चीज को फेंका तो वो पृथ्वी पर नहीं आएगा। अब ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पृथ्वी पर इसका मान क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, आपका करीब करीब इतना है। ये भाई ये 3 चीजें जाननी है आपको, मेरा काम हो गया। ये 3 चीजें जान गए हो तो तुम सब जान जाओगे। समझा? अभी देखो क्या समझते हैं। देखिए, अब आते हैं सिंगुलैरिटी पर। देखो, मान लो कि पूरा ब्रह्मांड इतना बड़ा है, मान लिया पूरा ब्रह्मांड इतना बड़ा है, मान लिया, ठीक। अब क्या हुआ, ध्यान सुनो। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि इसके अंदर का फ्यूल खत्म हो गया, मान लेते हैं एक एग्जांपल से, तो ये क्या करेगा? स्क्वीज होने लगेगा, होने लगा। या मान लो कोई तारा है जो इतना बड़ा है और इसके अंदर का फ्यूल खत्म होने लगा। अब देखो, मैं ब्रह्मांड को एक पॉइंट पे लाके छोड़ दूंगा। ये जो पूरा ब्रह्मांड देख रहे हो, इसको एक पॉइंट पे मुझे लाना है। अभी कैसे लाऊंगा समझो। मान लो कि ये पूरा एक तारा है और इसका फ्यूल अब हो रहा है खत्म, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? इसका आयतन अब कम होने लगेगा, होने लगा, आयतन कम होने लगा। समझा बात हो कि नहीं? आयतन कम होने लगा। अच्छा, एक वो आयतन होता है जहां पर अगर कोई तारा पहुंच गया तो उस तारे से अगर किसी चीज को तुम फेंकोगे तो उसकी के वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगा। बात समझा? और अगर उससे कम अगर आपका उसका आयतन हो गया तो उसकी स्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के से क्या हो जाएगा? उससे ज्यादा हो जाएगा। ये संभव है? मैंने पहला नियम क्या बताया था? कोई नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता ना। और मैंने अभी क्या बोला कि एक ऐसा आयतन है, यानी कि एक ऐसा रेडियस है जिससे कम अगर कोई चीज हो जाए तो उस ऑब्जेक्ट से जो स्केप वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होगा, जो संभव नहीं है। अब आप बात को जरा समझिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस जगह पे पहुंच गया, यानी कोई तारा अगर इसके रेडियस से कम हो गया, तो क्या उस पर कोई भी चीज आएगा तो वापस जाएगा? जल्दी बताओ, समय नहीं है मेरे पास। किसी चीज को वापस जाने के लिए क्या नियम होता है? नहीं, स्केप वेलोसिटी होनी चाहिए वहां पर। किसी भी पृथ्वी से या कोई भी सेलेस्टियल बॉडी से अगर कोई चीज दूर जाना है और बाहर निकल जाना है उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से, तो उसका क्या कंडीशन है? स्केप वेलोसिटी से पार करना चाहिए। और यहां का कंडीशन क्या है कि स्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो गया इस आयतन पर, इस पर। इसका मतलब अगर यहां पे कोई पहुंच गया तो उससे कोई ऑब्जेक्ट बाहर नहीं निकलना है। दिस थिंग इज नोन एज इवेंट हॉरिजॉन। ये ब्लैक होल का कंडीशन है। बात समझा? समझ में आ रहा है? अब ये रेडियस निकालने का एक फॉर्मूला है, अब मैं वो बोलूंगा तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगा। फिर भी जिनको जानना है वो जान ले। उसका रेडियस, उसको कहते हैं शर्ट्सफील्ड रेडियस। इसका होता है 2gm/c²। ध्यान सुनना, ये कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट है, ये दोनों चीजें कांस्टेंट है। ये मास पे डिपेंड करता है। बात को सुनो, ये जो आरसी है ये वो रेडियस है जिसके अंदर अगर कोई चीज आएगा
तो उससे कोई भी चीज वापस नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि escape स्पीड उसकी क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। समझा बात हो कि नहीं? ये आरसी एक्चुअली में इवेंट हॉरिजॉन है, उससे कोई भी चीज, ब्लैक होल किसको कहते हैं? किसको कहते हैं ब्लैक होल? हाईली डेंस ऑब्जेक्ट है और उससे कोई भी चीज वापस नहीं आता, इसीलिए उसको हम लोग ब्लैक होल कह देते हैं। बात समझा कि नहीं? अच्छा, आप ध्यान सुनो। अगर एक ऐसा कंडीशन आ जाए जिसमें ये चीज एक पॉइंट पे आ जाए, नहीं समझा? ये आरसी है ना, मैंने क्या बोला कि रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो अगर आरसी से नीचे हो गया तो कोई चीज सामने से निकलेगा नहीं। अगर ये रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट 0 हो जाए तो क्या होगा? वो बाद में बात करेंगे। अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरा तारा एक पॉइंट पे आ गया है। दिस इज सिंगुलैरिटी, दिस इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, देयर इज नो प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस ऑफ इट। समझे? क्योंकि हमने एक नियम पढ़ा है, समथिंग से समथिंग निकलता है, नथिंग से समथिंग नहीं निकल सकता है। बिग बैंग थ्योरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड सिंगुलैरिटी, और पूरी थ्योरी सिंगुलैरिटी पे बेस्ड है। बात समझा? नहीं समझा? नहीं समझा? समझ में आ रहा है? नहीं समझा? मतलब तुम ये कह रहे हो कि पूरा तारा एक पॉइंट पे आ गया है, मतलब देयर इज नथिंग और मास पूरा एग्जिस्ट कर रहा है वहां पर, हाईली डेंस, बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट है, वो एक पॉइंट पे आ गया है। अब ये तो एक तारा था, पूरा ब्रह्मांड अगर उस पॉइंट पे आ जाएगा तो क्या होगा? पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा तो क्या होगा? नहीं समझा? नहीं समझ रहे हो बात को क्या कह रहा हूं? तो कितना मैसिव डेंस हो जाएगा? पूरा ब्रह्मांड को आपने एक जगह लपेट कर एक हाथ में, एक मुट्ठी भर में, एक 0 वॉल्यूम पे डाल दिया है, क्या होगा वहां पर? वो सुपर डेंस मास हो जाएगा। बिग बैंग थ्योरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो सिंगुलैरिटी पर बेस्ड है, और सिंगुलैरिटी का कोई प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो एजम्पशन है। बात समझे कि नहीं? इट्स हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। पहले तो आरसी से नीचे जाना ही मुश्किल है किसी मास को। बात समझा कि नहीं? और उस आरसी से भी वो नीचे चला गया, वो एक पॉइंट पे आ गया, 0 हो गया है, अब वो कितना डेंस होगा? ब्लैक होल हमेशा आरसी से नीचे होगा। अच्छा, पृथ्वी का आरसी कितना है? 8 mm। अगर पृथ्वी पूरा आयतन 8 mm के बराबर हो जाए तो पृथ्वी पर कोई भी चीज जो है अगर आएगा तो वापस नहीं जाएगा। नहीं समझा? 8 mm इतू, इतू सा, इतू 8 mm कितना हुआ मालूम है तुमको? कितना बड़ा? अगर पृथ्वी पूरा इतने बड़ा हो जाए तो पृथ्वी से कुछ नहीं वापस जाना, और पृथ्वी से किसी चीज को फेंक भी नहीं पाओगे। क्यों नहीं फेंक पाएंगे मैम? मैं इससे बात नहीं करता मैं। अरे स्केप स्पीड राइट ऑफ स्पीड के बराबर है, उससे कुछ ज्यादा हो ही नहीं सकता। 8 mm जो होगा ना वो इवेंट हॉरिजॉन हो जाएगा। नहीं समझा बात को? इसी प्रकार हर एक ऑब्जेक्ट का अपना आरसी होता है, ब्लैक होल का भी अपना आरसी होता है, वही आरसी तुम्हारा इवेंट हॉरिजॉन होता है। वो आरसी 0 हो जाएगा तुम्हारा, जब अगर आरसी से कम हो जाओगे, तुम 0 कर दो तो क्या बन जाएगा? वो सिंगुलैरिटी। बात समझा सिंगुलैरिटी क्या है? आई होप थोड़ा टेक्निकल है पर थोड़ा क्लियर बन रहा होगा अभी तक। अभी थोड़ा बन रहा है हल्का हल्का सा, कुंचुम कुंचुम कुंचुम, हल्का हल्का सा कॉन्सेप्ट। समझे कि नहीं? इसीलिए मैंने बोला था 2 मिनट दो, और थोड़ा समय दो मुझे, और समझा दूंगा। अब सवाल उठता है बिग बैंग हुआ क्या है? अब सवाल उठता है कि सिंगुलैरिटी से बिग बैंग कैसे हो रहा है?
अब सवाल है कि सिंगुलैरिटी से बिग बैंग कैसा रहा। अच्छा सर आप बताइए, आरसी एक थ्रेशोल्ड रेडियस है, एक ऐसी त्रिज्या है कि उसके नीचे आप जाइएगा तो फिर उससे कुछ निकलना नहीं है। अब तक कितनी बात तो समझ में आ गया, कुछ नहीं निकलना, प्रकाश भी नहीं निकल पाएगा वहां से। बात समझा कि नहीं? इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। अब वो क्यों नहीं निकल पाएगा, वो होता है स्पेस टाइम में कर्व की वजह से। बात की बात समझे कि नहीं? अभी अपने को क्या पढ़ना है कि आरसी से नीचे जो है कोई भी चीज अगर आ गया तो उससे कुछ निकलना नहीं है। आरसी से जो ब्लैक होल पढ़ते हो वो आरसी से नीचे चला जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। और सिंगुलैरिटी क्या है, जहां पे आर जीरो हो गया, आरसी तो छोड़ दो, बहुत बड़ी बात हो गई। बात समझा कि नहीं? पूरा ब्रह्मांड एक पॉइंट पे आ गया है। अब समझो कि क्यों ऐसा होता है कि कोई चीज फट जाता है ये जानना है ना तुम्हें, बिग बैंग क्यों हो गया? जब कोई भी सुपर मैसिव ऑब्जेक्ट, ओ भाई सुन लो, जब कोई भी सुपर मैसिव आरसी पर पहुंचेगा, इसका मतलब यह हुआ कि उसके अंदर का कोई खासा कोई फ्यूल नहीं है, लेकिन कंडेंस होने की वजह से क्या हो गया है कि टेम्परेचर बढ़ गया है। अगर कोई बहुत पास आ जाएगा कोई ऑब्जेक्ट तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लड़ने लग जाएंगे। अरे पूरी क्लास एक कोने में ला दो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लड़ने लगेगा कि नहीं? तुम लड़ने लगोगे कि नहीं, टकराने लगोगे कि नहीं? तो इससे क्या होता है, एनर्जी डेवलप होता है, वो फिर जो है रेडियो एक्टिविटी जनरेट कर देगा उसके अंदर। बात समझा कि नहीं? तो क्या होता है कि जब कोई चीज आरसी से कम होता है तो गोल गोल घूमने लग जाता है। नहीं समझा भाई? आप उसको एनर्जी कंजर्व करना है। अगर मान लो कि कोई चीज इतनी बड़ी थी और इतनी बड़ी हो गई छोटी सी, मान लो पृथ्वी 7 mm का हो गया, तो जब वो 8 mm से नीचे जाएगा ना तो वो गोल गोल घूमने लगेगा, अपने आप को एनर्जी कंजर्व करने की कोशिश करेगा कि मुझे एनर्जी कंजर्व होना है। समझे बात हो कि नहीं? तो जब कोई चीज गोल गोल बहुत तेजी से घूमने लगेगा तो उसके अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो लग ही रहा है, और गोल गोल घूम रहा है तो उसके बाहर का भी बल लग रहा है। अरे भाई ऐसे ऐसे करते हो तो देखते नहीं हो, बाहर की तरफ जाता है। अरे मैरी को राउंड किए हो तुम? मैरी को राउंड में तुम टेढ़े हो जाते हो, देखा है? मैरी को राउंड में टेढ़ा नहीं हुआ है तुम? घोड़ा वाला नहीं देखे हो, हल्का टेढ़ा, क्यों टेढ़े हो जाते हो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है ना बाहर की तरफ। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सुपर डेंस हो गया है तो क्या होगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा, बहुत तेजी से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हो जाएगा, बहुत तेजी से। बात समझा कि नहीं? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो फाइनल क्या होगा, वो ब्लास्ट होगा। दैट वाज बिग बैंग। अब ध्यान सुनना, बिग बैंग का पहला 3 मिनट जो है, हाइपोथेटिकली ये तो कॉन्सेप्ट है, पहला 3 मीटर केवल रेडिएशन है। पहला 3 मिनट क्या है, केवल रेडिएशन का पहला 3 मिनट है। समझे बात हो कि नहीं? केवल रेडिएशन निकला है, कोई मैटर कोई ऑब्जेक्ट नहीं। बात समझा? तो जब मान लो कि ये एक सिंगुलैरिटी थी, इससे हुआ एक्सप्लोजन, बात समझा? जब ये एक्सप्लोजन हुआ तो पहला 3 मिनट तुम मान लो कि ये रेडिएशनल फेज है, इसको कहते हैं विकिरणीय चरण। समझा? रेडिएशनल फेज है। इसमें क्या होता है, सुनो, इसमें क्या होगा कि कुछ नहीं बनेगा, इसमें प्लाज्मा बनेगा और बाद में मैटर बनेगा और एंटी मैटर बनेगा। ध्यान सुनना, ये मैटर इस एंटी मैटर को खा जाएंगे। इन खाने की प्रक्रिया के दौरान जो होगा, एक प्रोटॉन बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। बात समझा? बात समझा? और समय के साथ 3 मिनट के बाद टेम्परेचर जब डाउन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलने लग जाएंगे, और इस प्रोसेस के दौरान जो होगा न्यूट्रॉन बनेगा, प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निगेटिव। इस प्रोसेस के दौरान न्यूट्रॉन बनेगा, ये प्रोटॉन ये न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, और इस फेनोमेना के थ्रू जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनना शुरू हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दोनों मिलेंगे, बनेगा हीलियम, हीलियम हाइड्रोजन बनकर लिथियम, लिथियम से कार्बन, कार्बन से ये। तो इसके बाद का जो फेज होगा उसे हम लोग कहेंगे मैटर फेज।
धीमे धीमे मैटर बनना शुरू हो जाएगा और धीमे धीमे यही मैटर तुम्हारा ग्रह बनना शुरू हो जाएगा। मैटर और एंटी मैटर, यार अब वो उसमें मत जाओ। मैटर होता है, एक एंटी मैटर होता है। हर एक प्रकृति में जितने भी तुम्हारे नेचर के जो सामान होते हैं उसका ऑपोजिट भी अवेलेबल होता है। इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी है, बात समझा कि नहीं? पॉजिट्रोनो है तो न्यूट्रोनो भी, इलेक्ट्रॉनो भी है, समझ बात है कि नहीं? तो वो है, क्वार्क है, बोसोन्स है, वो सब छोड़ दो, वो मैटर फेज है। समझ में आ गया? अब क्या हुआ, धीमे धीमे बादल से क्या बनना शुरू हो गया? मैटर बनना शुरू हो गया। बादल बनने शुरू हो गए, बादलों से मैटर बनना शुरू हो गया। मैटर बनने से धीमे धीमे वही चीज बाद में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तारा बनना शुरू हो जाएगा। बात समझा कि नहीं? एक बात, ये तो हो गया बिग बैंग। बिग बैंग से मैटर कैसे बना? अब देखो, ये जो एक्सप्लोजन हुआ है तुम्हारा, ये जो एक्सप्लोजन हुआ है और धीमे धीमे तारे जब बनने शुरू हो गए हैं तो तारों का गुच्छा बना है एक एक, इसको हम लोग गैलेक्सीज बोलते हैं। ये गैलेक्सीज जो है ना, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। एक्सप्लोजन हुआ, मोमेंटम मिला, गैलेक्सी दूर जाने लगे, स्पेस खाली है, पूरा बढ़ रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है। पहला सवाल कि इस एक्सप्लोजन के बाद एक्सपेंशन हो रहा है, इस बात का क्या प्रूफ है? मेरे कहने का मतलब यह है कि हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटता है, सूरज एक तारा है और ये तारों के समूह के अंदर है जिसको हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला? हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, सूर्य एक तारा है और तारा एक गुच्छे में रहता है जिसको हम लोग गैलेक्सी बोलते हैं, और हम जिस गुच्छे के पार्ट हैं उसको कहते हैं मिल्की वे। और इन तारों को गुच्छे में रखने की जिम्मेदारी ब्लैक होल की है। और वो कैसे बनता है थोड़ी देर बाद बात करेंगे, थोड़ा हमने बताया है वो, बात समझे? तो जिस गैलेक्सी में हम लोग रह रहे हैं उसका ब्लैक होल का नाम क्या है? वो सेंटर पे होगा मैम। दूरदर्शन देखिए, दूरदर्शन, दूरदर्शन देखे हो? पूर्वक दूरदर्शन में एक बनता था बीच में गोला, वो मिल्की वे गैलेक्सी है। बात समझा कि नहीं? वो जो बीच में गोला होता था वो क्या था? ब्लैक होल था। किसी भी गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल होता है, वरना तारों को गुच्छे में बांध के कौन रखेगा मेरे भाई? ग्रेविटेशनल। अरे भाई, तुम्हारे परिवार में, तुम्हें परिवार में बांध के रखता कौन है? पेरेंट्स है ना। पेरेंट को ब्लैक होल मान लो तुम, तभी तो पूरे परिवार के सदस्य एक जगह रहते हैं। तो तुम्हारा पेरेंट कौन है? ब्लैक होल। मिल्की वे गैलेक्सी का जो ब्लैक होल उसको सैजिटेरियस ए कहते हैं, वो सेंटर पे है। तुमने गौर किया होगा, कई बार देखा होगा कि ऐसे करके रहता है और ऐसे करके दिखाया गया है हेलिकल स्ट्रक्चर में, ऐसे करके दिखाया गया है कई जगह पर बादल के फॉर्म में। ये मिल्की वे गैलेक्सी है। बात को बुझे, समझ गए? हम किस पे रह रहे हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी किसके अराउंड चक्कर काट रहा है? सूर्य के। सूर्य एक तारा है और तारा जो है वो एक गुच्छे में रहता है, वो एक गैलेक्सी का पार्ट है। समझ में आ रहा? हम किस गैलेक्सी के पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी। तो मिल्की वे गैलेक्सी में सैजिटेरियस एक ब्लैक होल है, उसके चारों तरफ तारा चक्कर काट रहा है। समझे बात हो कि नहीं? उस तारे का एक तारा हम लोग सूर्य को मानते हैं और उस सूर्य का चारों तरफ चक्कर हम काट रहे हैं। बात समझे? ऐसे कई गैलेक्सीज हैं और ये गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रहा है। इस बात को सबसे पहले किसने बोला था? एडविन हब्बल ने। किसने बोला था? एडविन हब्बल ने सबसे पहले। कब बताया? 1920 में। 1920 में आपके एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट है, क्लास की शुरुआत ही यहीं से होती है। उन्होंने क्या बोला कि आप एक बलून लीजिए, बलून के ऊपर छोटा छोटा जो है डॉट बना दीजिए, और इसको फूकिए तो ये बलून फैल के कितना हो जाएगा? तो ये जो गैलेक्सी है ये यहां आ जाएगा और ये बड़ा भी दिखेगा। मैम, अरे बलून जो होगा, बलून पे अगर आपने डॉट मारा तो डॉट भी तो बड़ा हो जाएगा। बलून फुलाओ कि नहीं? नहीं फुलाओ तो आज फुला के देखना। ये गैलेक्सी जो है यहां आ जाएगा
नहीं फुला हो ना, फुला ना आज। उस पर लिखा हुआ फैला नहीं देखा है रे? उसमें देखना कई बलून के ऊपर ना कई बार डॉटेड बलून भी होते हैं, तो बड़ा हो जाता है, देखे हो कि नहीं? ये जो होगा ये यहां आ जाएगा और ये फैल जाएगा, ये यहां आ जाएगा फैल जाएगा, ये यहां आएगा फैल जाएगा, ये यहां आएगा फैल जाएगा, ये यहां आएगा फैल जाएगा। इस तरीके से गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में एक गड़बड़ी है, हब्बल ने ये बात कह दिया था। ये एक्सपेरिमेंट परफेक्टली सही है यूनिवर्स के एक्सपेंशन को दिखाने के लिए, पर गड़बड़ी क्या है कि गैलेक्सी फैल नहीं रहा है। अब तक की जो हाइपोथेसिस है, अब तक का कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो ये बता दे कि मिल्की वे गैलेक्सी बड़ा हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंट 100% सही है कि गैलेक्सीज दूर हो रहे हैं इस तरीके से, पर ये जो छोटा सा गोला है ये जो बड़ा हो गया है ये गलत है। गैलेक्सी बड़े नहीं हो रहा है, बात समझा? अब पूछा गया कि भाई इस बात का क्या प्रूफ कि तारे गैलेक्सी से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, कोई बताएगा? नहीं नहीं, ब्लैक होल कोई बड़ा होगा? एक गैलेक्सी के अंदर ब्लैक होल है, बड़ा होना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं होगा ना। बड़ा होगा तो फिर ब्लैक होल का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। ये एक प्रॉब्लम है ब्लैक होल के साथ, आरसी से ज्यादा हो जाएगा वो। इसीलिए मैंने वो तुम्हें पहले ही फॉर्मूला बता दिया था। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर वो 3 कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तुम्हारा पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। अगर तुम वो 3 कॉन्सेप्ट नहीं समझो, तुम्हारा ये पूरा क्लास बोरिंग होगा। बात समझा कि नहीं? क्लियर है ये चीज? गैलेक्सी ब्लैक होल बड़ा नहीं हो सकता है, वो स्टार नहीं, स्टार तो नहीं बन पाएगा, वो तो डेथ ही। स्टार का तुम्हें थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा रुको। स्टार नहीं बन पाएगा वो, स्टार को जन्म जरूर दे देगा वो, स्टार को जन्म जरूर दे देगा, पर स्टार नहीं बन पाएगा। स्टार जब मरता है तो ब्लैक होल बनता है। फाइनल डिमाइस चंद्रशेखर लिमिट है एक, मैं बताऊंगा अभी। जब वो जब मर जाएगा तो स्टार बन जाएगा वो। तो इसमें एक होता है न्यूट्रॉन स्टार और एक होता है तुम्हारा ब्लैक होल। एक होता है छोटा स्टार है तो ड्वार्फ बन जाएगा, रेड ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ। अभी थोड़ा सा रुको ना यार, मैं अगर तुम मेरी बात समझ रहे हो तो तुम्हें आज के बाद कॉस्मोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। नहीं समझ रहे हो तो तुम्हारे लिए बोरिंग। मैं पहले ही बता दिया, मैं टेक्निकल कर देता हूं यार, मेरे साथ इसीलिए मैं ज्योग्राफी जल्दी पढ़ाता नहीं। बात समझा कि नहीं? क्लियर है ये चीज? ये समझ में आ गया? इस एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम क्या है? गैलेक्सीज बड़ा नहीं हो रहा है और तारे जुड़ के बड़े नहीं हो रहे गैलेक्सीज। ऐसा कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिला हुआ है। जिसे मिल जाएगा बोलेगा ये एक्सपेरिमेंट परफेक्टली सही है। अब सवाल उठता है कि ये बात तो सही है कि एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से दूर जा रहा है, हमारे पास क्या प्रूफ? कैसे बताएंगे? पृथ्वी पर रह के बता दूंगा कि ये गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से दूर जा रहा है। क्या प्रूफ? नहीं नहीं, इस चीज को प्रूफ किया है लेमाइत्रे ने, इसलिए हबल और लेमाइत्रे के बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। इस बात को किससे प्रूफ किया है? लेमाइत्रे ने। कैसे प्रूफ किया है? बहुत इजी है, अगर तुम थोड़ा सा समझ जाओगे मुझे तो। ट्रेन देखो, ट्रेन जब तुम्हारे पास आता है, सीटी बजाते हो तो तुम्हारे कान में आवाज ज्यादा तेजी से आता है। और ट्रेन जब तुमसे दूर जाता है, डॉपलर इफेक्ट, ट्रेन जब तुमसे दूर जाता है तो क्या होता है? आवाज कम होता चला जाता है हॉर्न के साथ। होता है मैम? गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? ओके फाइन। देखो ये कॉन्सेप्चुअल क्लास है, हम लोग और भी बातें करेंगे, पहले हम लोग बातों को समझ लें। यानी कि अगर कोई चीज हमारे पास आता है तो उसकी एनर्जी की इंटेंसिटी बढ़ती है, और अगर हमसे कोई चीज दूर जाता है तो एनर्जी की इंटेंसिटी घटती है। एनर्जी का एक फॉर्मूला है सिंपल सा, ज्यादा दिमाग में रखने का जरूरत नहीं है, मैं उसे सिंपल करके समझाता हूं। एनर्जी का एक फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं, यानी कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा इज वेवलेंथ। तुम्हें पता है रेड लाइट तुम्हें दूर से क्यों दिखाई दे देता है? उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। बात समझा कि नहीं? तो दूर तक जा सकता है।
दूर तक गति। एक बात आपको बता दूंगा कि जिस चीज का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तुम्हारा सामने है। अच्छा मुझे ये बताओ 1/2 बड़ा है या 1/3 बड़ा है? 1/2 बड़ा है। क्यों बड़ा है? नहीं नहीं मैम, आप मुझे वैसे मैथमेटिकली समझाइए। ये 2 है, ये 3 है, ये बड़ी राशि है, ये कम राशि है। अगर डिनोमिनेटर में बड़ी राशि होगी, कम, अगर बड़ी राशि होगी तो उसका वैल्यू कम होगा, जो छोटा होगा तो उसका वैल्यू ज्यादा होगा। ये बात क्लियर है? इसका मतलब अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगी? कम होगी। अगर वेवलेंथ कम है तो बस जान गए तुम, हो गया काम। इतना ही जानना था, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इतनी थ्योरी बहुत है। अब देखो क्या है, मान लो कि पृथ्वी जो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है और एक दूसरी गैलेक्सी का कोई एक तारा है, उसका लाइट पृथ्वी पे आता है। बहुत सारे तारों का लाइट आता है कि नहीं? कितना ब्राइट स्टार्स वगैरह देखते हो तो लाइट पृथ्वी पे आ रहा है ना? अगर वो पास आ रहा होता तो उसकी एनर्जी ज्यादा होती। मैंने क्या बोला? ट्रेन अगर पास आता है तो तुम्हें सुनाई ज्यादा देता है। अगर वो पास आ रहा होता तो उसको क्या होता? लाइट ज्यादा आता। लाइट ज्यादा आता, एनर्जी ज्यादा होती। एनर्जी ज्यादा होता तो क्या मतलब हुआ? वेवलेंथ कम होता। एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ कम। अच्छा अगर आप स्पेक्ट्रम में देखें तो एक टर्म तुमने सुना होगा पहले भी, ये सुना है? विबग्योर सुने हो? प्रकाश 7 रंगों से बना हुआ होता है। इसमें होता है कि जैसे जैसे आप वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होता है? बक इंक्रीज होता है। कम कौन बोला? रेड का अभी तो बताया वेवलेंथ ज्यादा होता है। नहीं, और जैसे जैसे आप रेड से वायलेट की तरफ जाओगे तब तक वैसे वैसे क्या होगा? कम होगा। अब मैंने क्या बता कि अगर दो गैलेक्सीज पास आ रहे होते या कोई तारा पास आ रहा होता तो क्या होता? उसका एनर्जी बढ़ता, वेवलेंथ कम होता। इसका मतलब वो रेड से वायलेट की तरफ शिफ्ट हो रहा होता। नहीं नहीं, नहीं समझा? नहीं समझ रहे हो? बक नहीं समझा? उसकी रोशनी की जो इंटेंसिटी होती वो रेड से वायलेट की तरफ, वायलेट लाइट ज्यादा पहुंचता, रेड लाइट कम पहुंचता है। नहीं समझा? अरे बाबा तुम मेरे पास आ रहे हो, तुम्हारी एनर्जी ज्यादा है, और एनर्जी ज्यादा होने का मतलब वेवलेंथ कम होना। अगर 7 रंगों का एक प्रकाश मेरे पास आ रहा है तो कौन सा प्रकाश मेरे पास ज्यादा जल्दी पहुंचेगा? कौन सा रंग ज्यादा जल्दी पहुंचेगा? ज्यादा प्रोपोर्शन। 7 रंगों से मिलकर लाइट पहुंच बना है, यानी कि सातों रंग जो है मेरे पास पहुंच रहा है। और अगर एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम है, इसका मतलब वायलेट मेरे पास ज्यादा पहुंच रहा होगा। नहीं समझा? वायलेंट को अगर तुम नापोगे तो वो ज्यादा पहुंच रहा होगा मेरे पास, अगर तुम पास आ रहे होगे तो तेज से पहुंच रहा होगा। नहीं समझा? नहीं समझे जी? समझ रहे हो तुम बात को? अगर दूर जा रहा होगा तो हमारे पास रेड ज्यादा पहुंच रहा होगा। तो भैया काम करो, तुम एक्सपेरिमेंट कर लो, पिछले 1 साल से किसी तारे की रोशनी का अध्ययन कर लो कि कौन सा लाइट तुम्हारे पास ज्यादा पहुंच रहा है, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जितने भी तारे हैं उसकी रोशनी की इंटेंसिटी धीमे धीमे रेड की तरफ जा रहा है। जब धीमे धीमे रेड की तरफ जा रहा है इसका मतलब तारा कहां जा रहा है? पास आ रहा है, दूर जा रहा है? दूर जा रहा है। तो लेमैत्रे ने कहा कि इस फेनोमेना को गैलेक्टिक रेड शिफ्ट कहते हैं। ये क्या प्रूफ करता है? यूनिवर्स यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स की थ्योरी इसी से प्रूफ होता है। गैलेक्टिक रेड शिफ्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेना। नहीं समझा? बिल्कुल ऊपर से उड़ गया ऐसे। 40%, 20%। जब कोई रोशनी आ रहा है तो उसमें 7 रंग आ रहे हैं ना, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा आ रही है आपके पास, आप समझ लीजिए कि वो एनर्जी ज्यादा है या कम है, उसी से पता कर लेते हैं। क्या फेनोमेना समझ में आया?
नहीं 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 नहीं, मतलब तुमको ये जानना है बस कि तुम्हारे पास जो लाइट आ रहा है उसमें किस कलर की इंटेंसिटी ज्यादा है। अगर वायलेट की इंटेंसिटी ज्यादा आता रहा है समय के साथ तो आप क्या समझेंगे, नजदीक आ रहा है। अगर रेड का जा रहा है तो इसका मतलब दूर जा रहा है। इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे मैम, गैलेक्टिक रेडशिफ्ट। सिंक इन कर लिए फैक्ट को, समझ में आ गया? ओके फाइन। अब एक तीसरा चीज जो हमारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट में इंपॉर्टेंट है वो है तारा। तारा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, है। रोमांस के अलावा तारों का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, है महत्व। आदमी जब मरता है तो तारा बन जाता है। सूरज नहीं रहेगा तो फिर सर, सूरज एक तारा, वो नहीं रहेगा तो पृथ्वी नहीं रहेगी। तारा इंपॉर्टेंट है भाई। दुनिया में बस तारा ही है जिसके पास अपना सोर्स ऑफ लाइट है, बाकियों के पास नहीं है। मून चमकता इसलिए नहीं क्योंकि मून के पास अपना सोर्स ऑफ लाइट है, वो रिफ्लेक्शन है। पृथ्वी भी चमक रहा होता है तो वो इसलिए नहीं चमक रहा क्योंकि पृथ्वी के पास अपना सोर्स ऑफ लाइट है। अब यार तारा पे आते हैं। अच्छा, तो चंद्रमा को तो मामा भी बोलते हैं। अच्छा, चंद्रमा को मामा काहे बोलते हैं? नहीं, चंद्रमा की एक थ्योरी ये है कि चंद्रमा पृथ्वी से निकला हुआ है और पृथ्वी जो है वो माँ है, तो माँ का भाई कौन होता है, इसलिए मामा बोलते हैं। भाई साहब सब काम है। एक थ्योरी है ना, जो पृथ्वी जो है बिग स्प्लैट के तहत जो है मून जो है वो अर्थ से निकला है। शुक्र मौसी हो गया, अरे मौसी बोलते हैं लियो, क्या बोल रहा है ये? सन इज लाइक अ फादर, सन से निकले हैं हम लोग। अभी बताएंगे नेबुला हाइपोथेसिस, सन बोलते हैं। ले ये तो गड़बड़ कर दिया बात तो। सारी प्लेनेट मौसी कहलाती हैं, खाली चंदा मामा है। अरे सही बता रहा हूं भाई, सारी प्लेनेट जो होती सिस्टर्स होती ना, कहते तो हैं हम लोग 8 सिस्टर्स, सिस्टर प्लेनेट बोलते हैं। और हैं सब सब, हाँ अपनी करीबी मौसी हो गई, बाकी चचेरी ममेरी मौसी हो गई। नहीं चलो अब आगे बढ़े, आई होप। अच्छा ये बताओ 40% भाग किसको समझ में आ गया? 40%, 30% किसे समझ में आया? 20%? नहीं नहीं, कुछ ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल बहुत कम समझ में आ रहा होगा। केवल 10% किसको समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया। ये लड़का हाथ उठाएगा सर मेरे को कुछ समझ नहीं आया। ओके देखो 40-45% समझ में आ गया तो बहुत है। कल हम एक बार और रिपीट करेंगे 15 मिनट, लेकिन तारा नहीं बताएंगे, तारा को आदि समझना होगा। तारा नहीं, नेबुला तो सोलर सिस्टम के लिए, बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। तारा को आज समझेंगे सर, ठीक है? क्यों मैम? हैं? जैसे मानव का जीवन काल होता है ना, जैसे इंसान बच्चा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है, तारों का भी यही है। तारा बच्चा है, तारा जवान होता है, तारा बूढ़ा होता है और तारा मर जाता है। मैम है ना? है। सन भी एक दिन खत्म हो जाएगा मैम। अच्छा सन जिस दिन खत्म होगा तो क्या बनेगा? नहीं, सन ब्लैक होल बन ही नहीं सकते, चंद्रशेखर लिमिट से बड़ा नहीं है। सन जो है वो ड्वार्फ बन जाएगा। स्टार है ये, ठीक। स्टार आपने देखा कि स्टार पे 2 तरह की एनर्जी लग रही है, और रेडियो एक्टिव फोर्स बाहर की तरफ।
ये बैलेंस सन है, स्टार है। अच्छा, हम स्टार को सन बोले तो समझ लेना कि सन इज स्टार, राइट? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सन का मास 2 होगा, स्टार एक एवरेज स्टार, चुटकू पुटकू, समझ में आ रहा है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एवरेज स्टार। और दूसरा क्या बोलेंगे? हैवी स्टार। मैम, दोनों की कहानी अलग अलग है। एक स्टार क्या है? एवरेज है, और एक हैवी स्टार है। व्हेन आई टॉक अबाउट हैवी स्टार, मतलब 3-4 गुना है सन के मास के। ठीक है, हम टेक्निकल टर्म ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, चंद्रशेखर लिमिट वगैरह थोड़ा बता दूंगा मैं, हल्का, बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा मैम सुनिएगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, अभी ध्यान दो, अगर नहीं किसी को नींद आ रहा है जाके पानी मारा हो, दोबारा नहीं बताऊंगा, एक ही बार बताऊंगा। अगर किसी को नींद आ रहा है पानी पीना पी लो, दोबारा ऐसे करोगे ना बेटा तो बताऊंगा मैं फिर। एक ही बार बोल रहा हूं, पानी पी ले, चल पानी पी सबको। इसके बाद ये रेडियो एक्टिव फोर्स बाहर की तरफ जा रहा है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी तरफ लग रहा है। फ्यूल खत्म, हाइड्रोजन हीलियम बन गया, हीलियम कार्बन बन गया, फ्यूल खत्म हो गया। मैम, चाहे बड़ा छोटा स्टार हो बड़ा स्टार हो, फ्यूल तो खत्म होना है एक दिन। फ्यूल खत्म हो गया, मान ले खत्म, स्टॉप। तो क्या होगा? हाँ, अभी मत बोलो, अभी बोलोगे तो क्या बताओ, बताओ रेड जेंट में रेड कैसे हुआ? अभी आते हैं, थोड़ी देर बाद आते हैं। हाइड्रोजन से हीलियम बना, हीलियम से लिथियम बना, ऐसे करके क्या हुआ? फ्यूजन होने लगा, और क्या हुआ? धीमे धीमे फ्यूल खत्म। ये ऐसा पेट्रोल है, ये ऐसा गाड़ी है जिसका पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, खत्म। जब ये खत्म हो गया, समझा बात को? तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या करने लगेगा? दबाने लगेगा, यानी कि संकुचन शुरू हो जाएगा इसके अंदर। हाँ मैम, क्या बात कर रहे हैं, वही तो बात कर रहे हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसे अंदर की तरफ बांध रहा है, और इसके मास के वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो किसी और पे, वो एक अलग चीज है। ये इसका अपना है मैम, तभी तो आप पृथ्वी पे टिकी हुई हैं, नहीं तो उड़ नहीं गई होती। या तो हम आपको इसके वेलोसिटी में खोज दें, आरसी पर तो वो भी नहीं हो पाएगा है। ठीक है मैडम, इसको कुपचे में लेके मैम एकदम मुक्का मुक्का करने पापा बड़ी बता रही है। अच्छा सुनो, इधर सुनो, इस पर जब बहुत ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगा तो क्या शुरू हो जाएगा? संकुचन शुरू हो जाएगा। तो इसके कोर पर जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन है सब पास आने लगेंगे, कुचिर पुचिर करने लगेंगे। तो क्या डेवलप होगा? इससे हीट डेवलप हो जाएगा। अच्छा, हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रोजन बॉम्ब अभी तक क्यों नहीं बन पाया है ठीक से? तुम न्यूक्लियर बॉम्ब सुनते हो, हाइड्रोजन बॉम्ब जल्दी नहीं सुनते हो, क्यों? जोड़ने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी नहीं चाहिए। बात समझा कि नहीं? तो फ्यूजन रिएक्शन को चलने के लिए बहुत ज्यादा इनिशियल एनर्जी की, क्यों हंसा रहे? जोड़ने और तोड़ने, ब्रेकअप और अच्छा बेटा, अच्छा आज हमको कह रहा चश्मा साफ रखो है, इतने दिन हम इसका चश्मा साफ कर रहे थे। ज्योग्राफी हो गया ना, लोग जब क्या हुआ कि जब इसमें बहुत ज्यादा संकुचन शुरू हो गया, तो इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नजदीक आ गए, फ्रिक्शन डेवलप हुआ, एनर्जी डेवलप हुआ, हीट डेवलप हुआ। तो फिर से बचे हुए जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई थे उसको मिल गया हीट, वो कहेगा मैं फिर फ्यूजन करूंगा। नहीं समझा बात को? तो जब ये पास आने लगा तो फिर फ्यूजन शुरू हो गया। जब फिर फ्यूजन शुरू हुआ तो कहा किधर जा रहा है रे, चल बाहर भाग। तो ये धीमे धीमे हल्का हल्का बड़ा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके पास वो एनर्जी नहीं है जब तारा के समय था, एनर्जी कम हो गया है, लेकिन एक्सपेंशन हो रहा है।
समझे बात हो कि नहीं? तो जब चूंकि एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब वो रेड की तरफ जाएगा, और चूंकि वो फैल रहा है तो जाइंट हो रहा है, इसीलिए इसको रेड जाइंट बोलते हैं। नहीं बुझा? बढ़िया से बुझ गए? अच्छा, ये हैवी स्टार है, तो इसका जो रेड जाइंट बनेगा वो क्या होगा? मैसिव रेड जाइंट बनेगा। नहीं बुझा? समझ गए? हाँ, रेड इसलिए क्योंकि एनर्जी नहीं है इसके पास, मर गया है भाई। अभी तो तुमने, चूंकि संकुचन शुरू हुआ है, तो अंदर के इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन टकराने लगे हैं बहुत तेजी से, जो मैटर था वो टकराने लगा बहुत तेजी से। अरे इस क्लास को मैं छोटा इसमें बाल दूं तो एक बार टकराने लगे, हीट डले कहते धक्का मारा मार कट्टा। नहीं बुझा? बात समझा कि नहीं? तो हीट जनरेट हुआ है, तो लेकिन वो हीट उतना नहीं है जितना इनिशियल स्टार के पास था। बात समझा कि नहीं? है? समझे? अच्छा, इस हीट में कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी कन्वर्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। समझा? तो इसके कोर में न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है? लेकिन फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन जब हो रहा है तो क्या होगा मैम? फ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा सा हीट जनरेट हुआ, लेकिन ये हीट उतना नहीं जितना तारे के पास था। इंटरनली होगा, जो उसको थोड़ा सा फैलाएगा। तो कहां जा रहे हो भाई, कहां अंदर आ रहे हो? फैलो, हम अभी जिंदा हैं, है ना? एक समय ऐसा आएगा कि कार्बन धीमे धीमे संलयन होता होता नाइट्रोजन, नाइट्रोजन संलयन बढ़ता 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 कोर में केवल आयरन बच जाएगा। आयरन एक हैवी एलिमेंट है, निकल एक हैवी एलिमेंट है। अर्थ के कोर में आयरन और निकल होने का यह भी कारण है, क्योंकि आयरन और निकल कभी फ्यूज नहीं करते। बात समझा कि नहीं? उसकी हैवी होने के अलावा आयरन अगर आयरन और निकल फ्यूज हो रहे होते तो आयरन निकल मिलता नहीं आपको। आयरन एल्यूमिनियम कभी निकल फ्यूज नहीं होते। एक समय तो ऐसा आएगा ना कि आयरन और निकल फ्यूज नहीं होगा, आएगा। अब तुम चाहे कितना भी सिकोड़ लो, कोई एनर्जी ना निकलने वाला। बात समझा कि नहीं? तो फिर क्या होगा इसके बाद? इसकी कहानी अलग है, इसकी कहानी अलग है। मैं पहले नीचे से आता हूं। जब इसके अंदर का सारा फ्यूजन मटेरियल खत्म हो जाएगा, मैसिव हैवी स्टार है, तो सब आ जाएगा तुम्हारा एल्यूमिनियम निकल हैवी एलिमेंट्स आ जाएंगे, वो फ्यूज नहीं करेंगे। क्या मैं इतना बड़ा हूं मुझे फ्यूज कर दोगे बे? बहुत स्टेबल हूं मैं। समझे? तो जब एनर्जी नहीं बचेगा तो फिर से ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? बात समझा कि नहीं? फिर से कोलिजन शुरू हो जाएगा, अंदर कॉन्ट्रैक्शन। तो जो आयरन के न्यूक्लियाई हैं, निकल के न्यूक्लियाई हैं, समझे बात हो कि नहीं? उसका, उसके ऊपर क्या होता है न्यूक्लियाई में? क्या होता है? इसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और चारों तरफ चक्कर काट रहे थे इलेक्ट्रॉन। जब ये इतने पास आ जाएंगे ना, संकुचन शुरू जब हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन शुरू, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिव हो गया, अंदर का फ्यूल खत्म, तो क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन घुस के न्यूक्लियर में घुस जाएगा। सारे आयरन और निकल के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब घुस जाएंगे न्यूक्लियर में, क्योंकि अब इतना जगह ही नहीं है आपके पास। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन बनाने लग जाएंगे, और फिर धीमे धीमे जब और समय बीतेगा तो ये न्यूट्रॉन ये न्यूट्रॉन ये न्यूट्रॉन 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 सब बहुत पास आने लग जाएंगे, एकदम क्लोजली पैक हो जाएगा वो। अब कहेगा मुझे एनर्जी निकालना है भाई, तो गोल गोल घूमने लगेगा। बात समझा कि नहीं? तो अब जो तीसरा फेनोमेना होगा कि अंदर पूरा न्यूट्रॉन भरा हुआ है, अब वो गोल गोल घूम रहा है, तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर एक्टिव है, और ऊपर से वो गोल गोल घूम भी रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, फट जाएगा। इसको कहते हैं सुपरनोवा। क्लियर हूं मैं? क्लियर हूं?
समझे? शुरुआत में 3 बातें क्यों बता रहा था बार बार? वो ABCD था, उसके बिना तुम कुछ समझ नहीं सकते थे। फट जाएगा, फटेगा, फटेगा सुपरनोवा। अच्छा, अब सुपरनोवा का कोर बच गया, कोर है ना, कोर में खाली न्यूट्रॉन है। बात समझा कि नहीं? तो बचा हुआ जो कोर है, बाकी फट गया। जब फटा तो कई सारे क्लाउड्स डेवलप हुए होंगे, ये नए तारे को जन्म देगा। नहीं समझी? ये जो कॉस्मिक क्लाउड्स हैं, ये क्या होगा? नए तारे को जन्म देगा। और बचा हुआ जो न्यूट्रॉन है, वो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक तारा बन जाएगा जिसे हम लोग कहेंगे न्यूट्रॉन स्टार, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, केवल न्यूट्रॉन है। और अगर वो चंद्रशेखर लिमिट से बड़ा सुपरनोवा एक्सप्लोजन है, बहुत बड़ा तारा है, और चंद्रशेखर लिमिट से ज्यादा है, तो वो अपनी ही मास में कोलिज कर जाएगा और उसका रेडियस आरसी से कम हो जाएगा। अगर आरसी से ज्यादा है तो न्यूट्रॉन स्टार बना लेगा, अगर आरसी से कम हो गया तो वो ब्लैक होल बना लेगा। ब्लैक होल वही बना सकता है जिसका कम से कम किसी स्टार का जो मास है वो 3 से 4 गुना से ज्यादा, मतलब 3 to 4 टाइम्स ऑफ द सन से ज्यादा हो। चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं, दैट वैल्यू इज देयर। हमारे यहां का देन है वो, समझा? न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक स्टार। अब ध्यान सुनना, ये न्यूट्रॉन भी घूम रहा होगा सुपरनोवा के बाद। तो जब ये न्यूट्रॉन घूमता है तो इसके अंदर के न्यूट्रॉन्स भी घूमते हैं, प्लाज्मा घूमेगा इसके अंदर का। तो क्या होगा कि जब ये घूम रहा होगा तो इसके अंदर अपना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, समझे? और ये जब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया और ये जब चारों तरफ घूमता रहा न्यूट्रॉन स्टार, स्टेबल है तो कोई बात नहीं, घूमता रहा तो उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो घूमेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करेगा, वो रेडिएशंस के फॉर्म में बार बार आपको बाहर निकलेगा। दिस रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार इज पल्सर। दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन बीपीएससी दिस ईयर। यही सवाल था ना, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार इज पल्सर। इसीलिए मैंने तुम्हें बोला कि तारा बने जरूरी नहीं है ब्लैक होल। ब्लैक होल के साथ चक्कर क्या है कि ब्लैक होल बड़ा होगा, इवेंट हॉरिजॉन उसका होगा, लेकिन एक साइज से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, एक ब्लैक होल दूसरे ब्लैक होल के साथ मिल जरूर सकता है। वही कारण था ग्रेविटेशनल वेव्स के बनने का, जिसको डिस्कवरी हुई है अभी। बात बुझा? नहीं बुझे? बढ़िया समझ गए मैम, बढ़िया समझ गई। कुछ समझ में नहीं आया, खोपड़ी नहीं उठा, समझ में आ गया है? अच्छा ये बताओ, तारे के ब्लैक होल के सेंटर पे क्या होगा? ब्लैक होल के सेंटर पे सिंगुलैरिटी होगी। बात समझा कि नहीं? और एक ब्लैक होल के अंदर अगर वो बहुत मैसिव, सुपर मैसिव हो जाएगा तो उसके अंदर वो टेंडेंसी आ सकती है कि वो अपने आसपास के बहुत सारे तारों को ले ले और वो और बड़ा हो जाए, वो इतना बड़ा हो जाए कि पूरी यूनिवर्स को खा जाए। समझे बातों की नहीं? इसीलिए यूनिवर्सल कॉन्ट्रैक्शन की एक थ्योरी है कि सिंगुलैरिटी से पहले यूनिवर्सल कॉन्ट्रैक्शन रहा होगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर सिंगुलैरिटी आएगी, फिर कॉस्मिक बिग बैंग होगा, फिर वो फैलेगा, फिर कॉस्मिक कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसे कहते हैं साइक्लिक नेचर ऑफ यूनिवर्स। बात समझा? फिर फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा। यही से हम लोग जो है, हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि समय साइक्लिक है, क्योंकि तो यूनिवर्स फैलेगा तभी स्पेस आएगा, तभी टाइम आएगा। बिना यूनिवर्स के तो टाइम हो ही नहीं सकता है। क्या ज्यादा हो गया क्या? समझ रहे हो बातों की नहीं? बात समझा? अब मेरा एक सवाल है। अच्छा पहले ये भी बता दें फाइनली, फिर एक सवाल पूछेंगे जो बता देगा आइसक्रीम, ठीक? रेड जाइंट है, अब इसका क्या होगा? इसका भी फ्यूल हो गया 100% यूज, 100% यूज हो गया, आयरन बन गया। आयरन का कुछ नहीं होना, फ्यूज नहीं होना उसको, निकल को भी फ्यूज नहीं होना। तो अब क्या होगा यहां पर? अब यहां पर क्या होगा कि केवल नाइट्रोजन न्यूट्रॉन है। बात समझा कि नहीं?
तो क्या होगा, एक कोर बचेगा और ऊपर क्लाउड्स आ जाएंगे, लेकिन इसे सुपरनोवा नहीं कहेंगे हम। क्या समझे? क्या होगा कि इसके अंदर एकदम एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है, तो इसका ऊपरी वाला जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, फैल के बादल बन जाएगा, इसका कोर बच जाएगा। यही कोर शुरुआत में व्हाइट ड्वार्फ कहलाएगा, फिर धीमे धीमे ये तुमको, जब ये व्हाइट ड्वार्फ जो है धीमे धीमे क्या बन जाएगा, ब्लैक। जब इसके अंदर वो भी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा। सब खत्म हो गया। तो अंतर होता है, अगर आपका तारा छोटा है तो वो व्हाइट ड्वार्फ बनाएगा, अगर तारा बड़ा है वो मास में, तो वो क्या बनाएगा, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। क्लियर है ये चीज? बात समझा? पल्सर समझ गया? ये चीज समझ में आ गया? ये अब मेरा एक सवाल है, जो बिग बैंग जो था वो 13.77 बिलियन ईयर्स एगो की घटना है, ये बात तुमको और हमको कैसे पता चला ये इतनी पुरानी घटना है? वो तो एक्सपेंशन है, और किताब में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो मान लिए एनसीईआरटी को कैसे पता चला, कहीं को कैसे पता चला? मैडम स्टीफन हॉकिंग से कैसे पता किया? जब हम लोग आए तो हम लोग ये पूरा जो बोल देगा आइसक्रीम। हाँ सोचिए, हम क्या मना किए? अच्छा अच्छा, बहुत पढ़ा दिया आज, बहुत पढ़ा दिया आज हैं। गलती से 16 भी पता कर सकते थे, 18 भी पता कर सकते थे। एक सेकंड रुकना है, ये लेना पड़ेगा मुझे। हेलो हेलो, हाँ ले लीजिए, हाँ ले लीजिए, क्लास में यार। नॉर्मली मुझे कोई कॉल करता नहीं है ना इस वक्त, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। हाँ बताइए। कोई बोल पाएगा? वाह, जो अभी हाइपोथेसिस हो रहा है उसके कार्बन डेटिंग, मैटर फेज इतने बाद आया है, आप उसी कार्बन डेटिंग कर लेंगे? कार्बन कब आया है, पहले इसका उत्तर दीजिए आप। कार्बन कब आया है? 5000 साल का कोई एग्जिस्ट नहीं सर, बहुत ही अजीब आंसर था ये। लेमेंटियर नहीं, लेमाइत्रे, लेमेंटियर होगा, लेमन थोड़े बाद लेमनेड बन जाएगा यार वो। देखिए कैसे पता करता है, हम वही जानना चाह रहे हैं कैसे पता करता है। देखिए मान लीजिए कि हमने बोला कि 13.77 बिलियन ईयर्स पुराना अर्थ है। इसको पता करने का तरीका ये है कि जो लाइट हम अभी देख रहे हैं सूरज को, मैम वो 8 मिनट पुराना सूरज है, क्योंकि सूरज की रोशनी को भारत तक पहुंचने के लिए, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट 36 सेकंड, 8 मिनट 36 सेकंड पुराना है। बात समझे कि नहीं? अच्छा, मान ले x किलोमीटर की दूरी पर है आपका सूरज, तो अगर हम 2x किलोमीटर पर आपका सूरज होता तो कितना मिनट लगता? करीब करीब 17 मिनट, करीब करीब 17 मिनट। 4x पे होता तो 34 मिनट। यानी कि सूरज जो कि 4x डिस्टेंस पे होता वो 34 मिनट पुराना होता। एम आई राइट और रॉन्ग? गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? अभी तक सही बोल रहा है। अच्छा, अगर कोई 8x डिस्टेंस पे होता तो वो 1 घंटा 8 मिनट पुराना होता है। बात सही है। और अगर लाइट की ओरिजिनी बिग बैंग से है, तो सबसे पुराना लाइट अगर हमने पता कर लिया तो हम स्पेस में उतना पीछे चले जाएंगे
यानी जितना पुराना लाइट दे रहे हैं उतना स्पेस में पीछे जा रहे हैं हम। नहीं, गलत बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं। आज अभी से मैं 8 मिनट जो सन देख रहा हूं वो 8 मिनट पुराना सन देख रहा हूं ना, तो वो x डिस्टेंस पर है। तो अगर 16 मिनट पुराना अगर मुझे लाइट मिल जाए तो मैं यानी कि 2x डिस्टेंस पे चला गया ना। अगर 32 मिनट पुराना है तो मैं 4x डिस्टेंस पे चला गया ना। तो स्पेस में मैं शुरुआत में जा रहा हूं पीछे की तरफ, टाइम में पीछे जा रहा हूं। अगर मुझे जितना पुराना सन लाइट मिलता जाएगा मैं उतना पुराना जाते चला जाऊंगा। डिस्टेंस से मालूम चलेगा, एनर्जी से पता चलेगा कि कितना पुराना है ये। यानी कि मैं अगर बहुत पुराने चलाते, अगर मुझे सबसे पुराना लाइट मिल जाए तो मैं ये बता पाऊंगा कि नहीं कि यही बिग बैंग होगा। तो अब तक का जो नोन ओल्डेस्ट लाइट है वो हमको मिला है कि 13.77 बिलियन ईयर एगो का। अगर मुझे उससे भी पुराना लाइट मिल जाएगा तो मैं बोलूंगा बिग बैंग इससे पुराना हुआ है। नहीं समझा? 30% समझ में आया? हाँ, नहीं, अगर मुझे सबसे पुराना लाइट मिल जाए, अभी तो फिलहाल यही मिला हुआ है। उसकी एनर्जी, उसकी इंटेंसिटी, अरे आपने टेलीस्कोप वगैरह है, बहुत कुछ है ना हमारे पास, उससे हमने पता किया। अच्छा सुनो, अभी तुमने ग्रेविटेशनल वेव पता किया था? अभी मैं स्पेस टाइम पे आने वाला हूं। ग्रेविटेशनल वेव की डिस्कवरी हुई है, ये मालूम है? अरे यार तुम लोग कुछ पता ही नहीं रहता है। वॉशिंगटन डीसी में हुआ है, 2 लेजर लाइट, LIGO बोलते हैं उसको। ग्रेविटेशनल वेव के बारे में मालूम है कि नहीं? क्या पता है तुमको? कहां अभी खोजा गया है? अभी कुछ 4-5 साल पहले क्या खोजा गया? कैसे खोजा गया? टेलीस्कोप से खोजोगे? आओ कचरे, तुमको टेलीस्कोप से ग्रेविटेशनल वेव खोज रहा है। देख रहे हो, ये लड़का कुछ करेगा जीवन में। देखो इधर ग्रेविटेशनल वेव्स पे आते हैं। एक नास कॉन्सेप्ट है स्पेस एंड टाइम। पता नहीं कितना समझ में आएगा तुमको, कोशिश करेंगे। पहले हम सिंपल समझाए दे रहे हैं, समझ में आ रहा है? फिर बाद में हम तुम्हें आसानी से समझाएंगे, समझा? देखो, मान लो कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से डेट करना है, या बॉयफ्रेंड से भी हो सकता है। इफ यू आर अ गर्ल देन बॉयफ्रेंड से, और कुछ और भी हो सकता है। होमोसेक्सुअलिटी का टाइम है। मान लीजिए आप डेट करने आ रहे हो और आप बोलो यार मुझे जो है ना PNM मॉल में मिलो। आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला और टाइम नहीं बताया, तो कभी मिल पाएंगे आप उससे? हैं? आपका दिमाग में चल रहा है कि हमको 8 बजे शाम में मिलना है। आपने बोला मिलो तुम जरा, आपकी गर्लफ्रेंड वहां पहुंच गई, इसीलिए टाइम नहीं बताया है। लॉजिकल है। फिलहाल मिल तुम तब तक नहीं सकते हो जब तक तुम उसे स्पेस और टाइम दोनों ना बताओ। नहीं मैम, गलत बोल रहा हूं? दोनों बताना पड़ेगा। अगर किसी जगह पर अगर आपने स्पेस बता दिया तो नहीं मिल पाओगे, और केवल तुम मुझे 10 बजे मिलो, स्पेस पता नहीं है, किधर रद्दा किधर, फोन काट दिया तुमने। दिल का बात हमारे पुराने जगह पर, तो भी तो स्पेस है ना। कृष्ण ने भगवत गीता में क्या कहा है कि अगर तुम कुछ ना करो तो भी कर्म होता है, वो भी तो कर्म है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो। सिमिलरली यहां पर भी वही है कि तुमने बोला कि भाई समझ लो, तो वो स्पेस है ना। तो बिना स्पेस टाइम के तुम किसी भी आदमी से कहीं पर भी नहीं मिल सकते। दिस इज स्पेस टाइम। बात समझा? ये एक बहुत ही फनी वे, ये बहुत वैसा बात है। अभी थोड़ी देर बात पता चलेगा कि कितना जेन्युइन बात है ये। अच्छा, 1 मिनट पृथ्वी पर और 1 मिनट जुपिटर पर बराबर है क्या? क्यों नहीं बराबर है भाई? घड़ी लेके जाओ। नहीं, अगर यही घड़ी लेकर तुम 1 मिनट यहां जाओगे और वहां पर मान लो तुमने जुपिटर पे 1 मिनट बिताया है और पृथ्वी पर तुमने 1 मिनट बिताया है और दोनों मिल गए तुरंत, तो क्या दोनों एक ही मिनट पुराने होंगे?
मैं कह रहा हूं एक हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में चले गए आप, 1 मिनट पृथ्वी पे बिताए हैं, 1 घंटा पृथ्वी बिताया है, 1 घंटा जुपिटर पे बिताए हैं, तो क्या दोनों एक ही घंटा पुराने हैं? नहीं, यही बात एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताया, टाइम कांस्टेंट नहीं है। बात समझे कि नहीं? अब जरा समझो इस बात को और समझने की कोशिश करो, है ना, तो तुमको समझ में आएगा कि स्पेस टाइम क्या होता है। ठीक है, ये सब चीजें जानना जरूरी है। देखिए क्या होता है, मैंने तुम्हें सबसे क्लास के शुरुआत में क्या बोला, दुनिया में एक ही चीज कांस्टेंट है, क्या? स्पीड ऑफ लाइट। बस इस बात को ध्यान रखना। मान लो कि एक ट्रेन में एक्स कुमार बैठा हुआ है और वो ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है। बात सुनो, बिहार का ट्रेन है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहा है ना। फिलहाल इंडियन रेलवे भी इस रफ्तार पे चल रहा है आजकल, और ये ट्रेन के अंदर जो बंदा बैठा है ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। ये ट्रेन भी चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर कोई वाई बंदा बैठा है जो इसका दोस्त है, ये जब इसको देखेगा तो इस बंदे का स्पीड इसके कंपैरिजन में क्या नजर आएगा उसको? बताओ, रियल वैल्यू बताओ, वैल्यू दिया हुआ है तो कितना होगा? ये जो देख रहा है इसको, ये आदमी इसे कितनी स्पीड पे चलता हुआ नजर आएगा? 180। बस 10 पे तो ये चल रहा है और 10 पे ये चल रहा है, तो 20 पे चलता हुआ नजर आएगा ना यार। अबे इस ट्रेन के अंदर चल रहा है ये। अरे यार तुम लोग का बिल्कुल फिजिक्स जीरो है क्या? इधर देखो, इधर एक ट्रेन इधर जा रहा है और एक ट्रेन ऐसे जा रहा है, दोनों 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं, तो तुम्हें दोनों स्टेबल मिलता है? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, गाना सुने हो कि नहीं? सपनों की रानी, तो दोनों 10-10 किलोमीटर पर चले तो दोनों बात करते हुए, अरे कई बार बाइक चलाते तो दोनों एक ही स्पीड से चल रहे होते तो कहते हो कैसे हो दोस्त, क्या जबरदस्ती पीछा करने के लिए, कैसी हो, है ना, दोनों सेम स्पीड दिखता है कि नहीं? अगर यही उल्टा चल रहा हो तो 10 है, माइनस कहां होगा, दोनों जुड़ जाएगा ना मैम। तो ये 10 से जा रहा है, ये 10 से जा रहा है, तो 20 हो जाता है ना। तेजी से चलता हुआ नजर आता है ना ट्रेन, जब तुम्हें पल से निकलता है कितना तेजी से निकलता है। यहां पे भी तो वही है, ये भी 10 जा रहा है, ये भी 10 जा रहा है, 10-10-20 किलोमीटर नजर आएगा ये। अगर ट्रेन 60 किलोमीटर से जा रहा होगा और ये बंदा 30 किलोमीटर से जा रहा होगा तो इससे कितना नजर आएगा? 90 नजर आएगा, है 90 नजर आएगा। अब मान लेते हैं कि ऐसा हाइपोथेटिकल ट्रेन है जो कि सी के स्पीड से चल रहा है। सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। और इसके अंदर जो बंदा बैठा है वो भी सी की स्पीड से चल रहा है। मान लो ट्रेन बहुत लंबा है, हाइपोथेटिकली सी की स्पीड से चल रहा है, तो इसकी स्पीड कितनी दिखाई देगा इसको? 2c²। अबे c प्लस सी 2c, 2c ये तो नजर आएगा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के 2 गुना। क्या संभव है ये? स्पीड ऑफ लाइट तो मैक्सिमम होता है। फिजिक्स का लॉ यहां पर 0 हो जाता है, न्यूटोनियन फिजिक्स जो है यहां पे 0 हो गया। नहीं नहीं अरे टाइम टेबल में तुम कहां चले गए, वो आगे की बात है। पहले ये बताओ, 2c पे होगा? 2c पे होगा? 2c पे होगा? क्या ये संभव है? मैंने क्लास की शुरुआत में एक प्रिंसिपल बता दिया था कि स्पीड के लाइट से ज्यादा नहीं है। फिजिक्स का सारा प्रिंसिपल यहां पे फेल हो जाता है, न्यूटोनियन फिजिक्स फेल। अभी आ रहा हूं, वहीं पे आ रहा हूं मैं, तुम्हारी बात पे ही आ रहा हूं। टाइम होगा ही नहीं वहां पे, टाइम चला जाएगा। टाइम है तब जब स्पीड है तब, टाइम नहीं होगा वहां पे जहां स्पीड नहीं होगा। बात समझाएगी नहीं? ये संभव नहीं है, 2c की स्पीड से नहीं। अगर इसके अंदर भी ये c चल रहा होगा, ये भी c होगा, तो इसको ये c ही स्पीड से नजर आ रहा होगा, क्योंकि c से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। यानी नेचर अपने को बदलेगा फिर, क्योंकि नेचर का नियम बदल गया है। नहीं समझा? अरे 1 और 1 2 होता है,
एक और एक अगर एक हो जाए तो इसका मतलब नेचर ने नियम बदला है। नहीं समझा? नहीं समझी मैम? यानी कुछ तो बदला है, समझे? तो क्या बदलेगा मालूम है? उसका स्पेस टाइम स्क्वीज कर जाएगा। यानी जितना लंबा मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं अभी, मैं पिचक के छोटा हो जाऊंगा। अभी तुम्हें थोड़ी देर बाद बात समझ में आएगा। ये इसको कहते हैं टाइम डायलेशन। समझो बात को, मैं समझाता हूं। मान लो कि यहां पे एक घड़ी रखी हुई है, अभी समझ में आ जाएगा 2 मिनट के अंदर। यहां पर एक घड़ी रखी हुई है, इस घड़ी में बजा हुआ 10:10 और मैं यहां खड़े होके देख रहा हूं, और मुझे 10:10 इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से मेरी आंखों में वो रोशनी पहुंचा है। मैं वही चीज देखता हूं ना जो आंख मुझे दिखाता है, रोशनी मुझे दिखाता है। तो यहां जब मैं खड़ा हूं तो 10:10 में सूरज की रोशनी आई और यहां से मेरी आंखों तक पहुंची और मैं स्थिर था। लेकिन अगर मैं पीछे जा रहा हूंगा तो सूरज की रोशनी को यहां पहुंचने में समय लगेगा। इसके लिए 10:10 मुझे थोड़ा धीमे दिखाई देगा। इसके लिए 10:10 पहले नजर आएगा, मेरे को थोड़ी देर बाद नजर आएगा। नहीं समझा? अगर मैं और तेजी से पीछे चला जाऊं तो मेरे लिए और धीमे हो जाएगा। अच्छा, क्या 10:10 अभी नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है? बस मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि 10:10 धीमे हो रहा है। नहीं समझा? नहीं दिखेगा ना, मुझे लेट दिखाई देगा ना यार। तो मेरे लिए समय धीमे चल रहा है ना, इसके लिए समय तेज चल रहा है। अगर कोई आदमी स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ा कम, स्पीड ऑफ लाइट नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ा कम, मान ले c/2 से चल रहा होगा, उसके लिए समय आधा हो जाएगा। यानी 1 सेकंड अगर आपके यहां 1 सेकंड होगा तो मेरे लिए आधा सेकंड होगा, क्योंकि बहुत समय लगेगा स्पीड ऑफ लाइट को पहुंचने के लिए। नहीं समझी बात को? अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट पे चला गया तो मेरे लिए समय हल्का से रुक ही जाएगा। तुम समझ ले, इसको कहते हैं टाइम ट्रेवल। पास्ट में जा रहे हो तुम। बात समझा कि नहीं? इसीलिए जगह के साथ समय का पता होना जरूरी है कि तुम किस स्पेस में हो, तुम्हारा स्पेस कैसा है। नहीं समझा? तुम किस रफ्तार के साथ हो। तो टाइम जो है ना वो तुम्हारे स्पीड पे डिपेंड करता है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नेचर ने अपने आप को बदल दिया है। क्यों? क्योंकि उसे 2c कांस्टेंट करना है, उसे स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट करना है हर हाल में। बात समझे? दिस फेनोमेना इज नोन एज टाइम डायलेशन। तुमने अगर ऋग्वेद या सामवेद, यजुर्वेद या पुराण पढ़े होंगे तो उसमें ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं कि तुम मृत्यु लोक से ब्रह्म लोक आ गए हो, यहाँ का 1 साल 1000 सालों के बराबर है मृत्यु लोक का। बोलते हैं ना। एक्चुअली में ब्रह्मा जी टाइम डायलेशन समझा रहे हैं आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझे? अब तुम कहां जा रहे हो? तुम्हारी पुश्तें मर चुकी हैं। तुमको अगर इस बात को समझना है तो तुम एक पिक्चर देखो, इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर इज ऑल अबाउट टाइम डायलेशन। उसमें देखना है, एक फेनोमेना है, उसमें एक सी में जाता है और उसमें एक आवाज आता है, टिक टिक टिक। कह रहा है कि 10 मिनट के अंदर वापस आ जाना, वरना तुम्हारी पुश्तें नजर नहीं आएंगी। बात समझे कि नहीं? फैमिली को छोड़ के 10 मिनट के अंदर आ जाना, नहीं तो पुश्तें नजर नहीं आएंगी आपको। बात समझा कि नहीं? दिस इज टाइम डायलेशन। इसीलिए स्पेस के साथ टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है कि आप किस टाइम फ्रेम में हैं, एक्चुअली में आप कितनी स्पीड पे चल रहे हैं। नहीं समझा? अगर अर्थ के टाइम को रेफरेंस लोगे तो तुम जिस जगह पर हो, जिस ग्रह पर हो, जिस जिस स्पेस में हो, वो किस स्पीड से चल रहा होगा वो आपका टाइम बताएगा। इसीलिए स्पेस के अलावा एक और डायमेंशन होता है टाइम। समझे बात हो कि नहीं? और इसी स्पेस टाइम को मेज से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये स्पेस है, ये टाइम है। नहीं समझा? ये एक चादर की तरह है। कोई भी खगोलीय पिंड अगर स्पेस टाइम में गया तो इसके अंदर डिप्रेशन क्रिएट कर देगा वो।
क्या कर देगा? डिप्रेशन क्रिएट कर देगा। ध्यान सुनना, अगर ये स्पेस टाइम तुमने ऐसे देखा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। बात समझा? मान लो पृथ्वी है तो ऐसा बन जाएगा। अब लाइट, अगर ये खगोलीय पिंड ना होता तो डायरेक्ट चला जाता है, लेकिन चूंकि डिप्रेशन आ गया है इसीलिए लाइट को थोड़ा सा और ट्रेवल करके जाना होगा। इसीलिए किसी भी सेलेस्टियल बॉडी से लाइट गुजरेगा तो उस पर बैंड आएगा और उसे जाने में टाइम भी लगेगा। ब्लैक होल के केस में वो इतना सुपर मैसिव हो जाता है, सिंगुलैरिटी के केस में वो इतना सुपर मैसिव हो जाता है कि वो चीज इन्फिनिटी में चला जाता है। तो जो लाइट इसमें पास करेगा वो इन्फिनिटी में ही घूमता रह जाएगा, वो गुजरेगा ही नहीं यहां पर, इसलिए लाइट पास ही नहीं होगा। नहीं बुझे? नहीं बुझे? समझा जी? अब तुम्हें मालूम भी नहीं है, मैंने तुम्हें लैग्रांजे पॉइंट पढ़ा दिया। समझे बात हो कि नहीं? छोड़ो, फिर बाद में बात करते हैं। चलो हो गया, इसके बाद हम लोग बाद में बात करेंगे। ज्यादा मत करो नहीं तो घूम जाओगे। थैंक यू। बारे गजब बात कर रहे हो तुम, इंटरस्टेलर में एक एक बात साइंटिफिक है।